हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो उम्मीद करता हूं सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई बैच में। और जनाब आज का जो सेशन है ये जैसा आप सब लोगों को पता है ये आपको मिल रहा है रिकॉर्डेड फॉर्म में। और इस सेशन में हम लोग कुछ एडवांस के पीवाईक्यूज करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम आप सब लोगों को पता है ना, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इसका एडवांस सेशन आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखो एडवांस की अगर मैं बात करूं तो जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी सफिशिएंट है ना। थ्योरी में कुछ एडवांस का हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे हम लोग सारे क्वेश्चंस एडवांस के कर लेंगे जो हमने थ्योरी पढ़ी है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिससे आपको ये अंदाजा भी हो जाएगा कि जो थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, तो सर फिर हम लोग इस सेशन में ऐसा क्या खास है एडवांस के क्वेश्चंस में? देखो कई बार क्या होता है, एडवांस का जो क्वेश्चन होता है वो दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ घुसा देता है उसमें। और अगर जेई मेंस का क्वेश्चन देखें तो उसमें सीधा एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे मान लो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ये एक फॉर्मूला है, यहां पे सब कुछ इंफॉर्मेशन देके आपसे डेल्टा टीबी पूछ लेगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन होता है मेंस का। लेकिन अगर मैं बात करूं एडवांस की, तो वहां पर वो क्या करता है, डेल्टा टीबी को रिलेट कर देगा आरएलवीपी के साथ, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है, या फिर किसी और चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा वो सॉल्यूशन में घुसा देगा। जैसे मान लो मोल कॉन्सेप्ट का कोई पार्ट था, स्टोइचियोमेट्री का कोई पार्ट है वो यहां घुसा देगा, लिमिटिंग रिएजेंट का कोई कॉन्सेप्ट होगा जो इसमें सॉल्यूशन में घुसा देगा। सिर्फ एप्लीकेशन पार्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरी हम लोगों ने जो पढ़ी है वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको इसके अलावा और कुछ करने की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। मेरे हिसाब से सेशन को स्टार्ट किया जाए, है ना। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए एडवांस के, वो हम लोग करने वाले हैं इस वाले सेशन में। और एक चीज और देखो, एडवांस का जो क्वेश्चन होता है ना थोड़ा सा लेंथी होता है, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत ज्यादा होता है करने का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कम करने होते हैं, है ना। तो इस वजह से टाइम ज्यादा मिलता है, तो इसी वजह से आपको टाइम भी, क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग होती है वो इस तरह से होती है कि यार वो एक सिंगल स्टेप में नहीं होगा, दो तीन स्टेप में नहीं होगा, थोड़ा सा आपको लंबा चलाना पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना, तब जाके वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। शायद आप सब लोग रेडी हैं? हाँ जी, स्टार्ट किया जाए? बता देना बेटा, 1 मिनट रुकना बेटा। चलो जी, तो करते हैं फिर सेशन को स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आज हम लोग पीवाईक्यूज और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और भी करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो जनाब, गौर से पढ़ो इस क्वेश्चन को, आपसे क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, क्या पूछता है आपसे। पढ़ो, देखें क्वेश्चन को एक बार। हाँ जी बेटा, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह से लिखी है, कुछ इस तरह से क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है, समझना जरा। कहता है कि एक एक्वा सॉल्यूशन है, इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.1 मोल ऑफ एन आयोनिक सॉल्ट। आपको जो सॉल्ट है उसका मोल दे रखा है ना। तो जो जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई हो ना, उसको आप साथ साथ लिखते रहो। सॉल्यूट के मोल को हम लोग एनबी से दिखाते हैं बेटा जी, वो आपको दे रखे हैं कितना, 0.1 दे रखा है, बहुत बढ़िया, वो हम लोगों ने लिख लिया, वेरी गुड। और देखो आगे क्या दे रखा है, इन 1.8 किलोग्राम ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस। ये जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2022 लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको हम लोग देख लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या अगर हम लोग एडवांस का पेपर दे रहे होते उस साल, तो क्या हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते क्या, है ना। अभी तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि बिल्कुल कर पाते, कोई टेंशन नहीं थी। हाँ जी, तो कहता है वाटर का जो मास है बेटा 1.8 kg दे रखा है, इसका मतलब वाटर के मास को हम लोग दिखाते हैं WA से। ठीक है, WA कितना है बेटा, 1.8 kg। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1800 ग्राम? अरे बोलो, क्या मैं इसको 1800 ग्राम लिख सकता हूं जनाब? सर बिल्कुल लिख दो ना, क्या दिक्कत क्या है इसमें। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 1.8 इंटू 1000 1800 हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, फिर आगे चलो। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे लिखता है कि द सॉल्ट रिमेन्स 90% डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन। मतलब आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दे रखा है 90%, बोले तो 0.9 आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी है, लेकिन अभी तक आपको ये नहीं पता सॉल्ट कौन सा है ना। सिर्फ हमें ये दे रखा है कि वो 0.9% 90% डिसोसिएट हो रहा है।
अच्छा आगे बढ़ते हैं। कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 59.724 mm ऑफ Hg। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब मुझे पीएस का वैल्यू दे रखा है। पीएस कितना दे रखा है बेटा? 59.724 mm Hg। ठीक है, बहुत बढ़िया। और क्या कहता है? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 35 डिग्री सेल्सियस इज 60 mm Hg। मतलब हमें प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P0 का वैल्यू दे रखा है 60.00 mm Hg। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन में हमें दी हुई है। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे क्वेश्चन में पूछा है, देखो आगे पढ़ो, कहता है द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ द आयोनिक सॉल्ट इज। आयोनिक सॉल्ट की एक फॉर्मूला यूनिट में कितने आयंस प्रेजेंट है? फॉर्मूला यूनिट मतलब एक मॉलिक्यूल, ऐसे मान लो जो आयनिक सॉल्ट्स होते हैं उनके लिए मॉलिक्यूल ना, आपको याद है मॉलिक्यूलर मास ना डिफाइन होके फॉर्मूला मास डिफाइन होता था, मैंने बताया था ना तुम्हें। अरे भैया सॉल्यूशन चैप्टर में कंसंट्रेशन टर्म्स में हम लोगों ने लिखा था कि आयोनिक सॉल्ट्स के लिए मॉलिक्यूलर मास डिफाइन ना होके फॉर्मूला मास डिफाइन होता है। यस, तो वैसे ही मॉलिक्यूल ना होके इसमें बोला जाता है फॉर्मूला यूनिट। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो आपका आयोनिक सॉल्ट है इसके पास कितने आयंस प्रेजेंट है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको इस तरह से समझनी है। ठीक है, तो आप कहोगे सर देखो जैसे ही क्वेश्चन सामने, मतलब एन की वैल्यू पूछी है, मैं ऐसे कह दूं ना एन की वैल्यू पूछी है हमसे, है ना, कितने आयंस में डिसोसिएट होगा वो, कितने आयंस उसके पास प्रेजेंट है। तो आप कहोगे सर देखो एक फॉर्मूला हमें आता है, हमें एक फॉर्मूला पता है। कौन सा फॉर्मूला? सर वो फॉर्मूला है P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई PS इज इक्वल टू I इंटू NB अपॉन NA। ये वाला फॉर्मूला तो आप सब लोग जानते ही हो। बताओ बेटा, यहां पर मैं I की वैल्यू निकाल लूंगा और I की वैल्यू निकालते ही डिसोसिएशन के लिए I का वैल्यू होता है 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। I को इक्वेट कर दूंगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा के, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, n निकल जाएगा, बस खत्म। ये एडवांस का क्वेश्चन है। बताओ ऐसे क्वेश्चन हमने कॉपी में नहीं किए क्या? ऐसे क्वेश्चंस तो हम लोगों ने क्लास में भी किए हुए। जो हम लोग आपका RLVP का एक्सप्रेशन था उसको I के साथ रिलेट करते थे, क्लास में मिल जाएंगे आपको। तो वैसा ही क्वेश्चन है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ। P0 का वैल्यू बेटा मेरे पास है 60 माइनस PS हो जाएगा बेटा 59.724, 50 PS है 50, वैल्यू चेक कर लेना आप लोग, कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, इज इक्वल टू I का वैल्यू मुझे निकालना है। N भी क्वेश्चन में पहले से दे रखा था 0.1 मोल। ठीक है, और बेटा सॉल्वेंट का मास दे रखा है 1800 kg, इसका मास 1800 kg दे रखा है बेटा। तो Na का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? जो आपका प्योर वाटर है उसके मोल्स कितने हो जाएंगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बेटा जी मास कितना है 1800 और कितना मोलर मास कितना होता है 18, तो मोल कितने मिल गए बताओ? 100 हो गए, है ना। तो इसको आप डिवाइड कर देना किससे? 100 से। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस। तो अब ये कैलकुलेशन है ना, ये तो कैलकुलेशन है भाई, ये कैलकुलेशन तो खुद से सॉल्व करनी पड़ेगी, उसका तो और कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं स्टार्ट कैलकुलेशन को, है ना। कैलकुलेशन को करते हैं फिर स्टार्ट। क्या क्या दे रखा है देखो। देखो सबसे पहले तो मुझे निकालना है 60 में से, थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेंदी सी होती है ना, 59.724, इसको मैंने माइनस किया तो ये मिला बेटा कितना? 0.276, है ना। ये कितना मिल गया? 0.276 डिवाइडेड बाय ये कितना मिल गया? 59.724 इज इक्वल टू I इंटू, इसको मैं 1/1000 लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे भाई देखो ना, अरे 0.1 था तो 1/10 लिख दिया, 1/10 मतलब 1/100, 100 पहले से था, 10 इंटू मल्टीप्लाई हो गया तो 1/1000 बन गया। सर कोई दिक्कत नहीं है यहां तक तो, ठीक है। तो अब क्या करना है देखो, अब मैं क्या किया मैंने, इसको मैं इधर ले जा रहा हूं बेटा, कैलकुलेटर अपना ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं इसको। हाँ जी देखो, अब देखो एक बात, यहां से 1000 को इधर मल्टीप्लाई कर दो आप, है ना। 1000 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन जाएगा 276 डिवाइडेड बाय 59.724। यहां से आपको मिलेगा I का वैल्यू। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे 276 को आपने डिवाइड किया बेटा 59.724 से, तो आपको वैल्यू मिल गई 4.62। I का वैल्यू कितना मिला? 4.62। I का वैल्यू कितना मिल गया? 4.62। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो हमें पता है डिसोसिएशन के लिए, बेटा I का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बताइए यही फॉर्मूला होता है। तो अगर I मेरे पास है 4.62
इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। बेटा अल्फा का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 0.9 प्लस n इंटू 0.9, ऐसे ही करूंगा मैं। तो यहां से देखो 1 माइनस 0.1, ये 0.1 आएगा, 0.1 इधर मल्टीप्लाई माइनस होएगा तो ये मिल जाएगा 4.52 इज इक्वल टू i इंटू n इंटू 0.9, n इंटू 0.9। तो बेटा n का वैल्यू कितना मिल गया, n इज इक्वल टू 4.52 डिवाइडेड बाय 0.9। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये n की वैल्यू मिलेगी आपको 5, और यही 5 जो है वो आपका फाइनल सॉल्यूशन है। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो क्या ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको हम लोग सॉल्व ना कर पाते? ऐसा है कुछ इस क्वेश्चन में कि सर ये तो कुछ अलग, कुछ तोप ही आ गया, मतलब है ना, कुछ हमें तो हवा ही नहीं लगी कहां से आ गया क्वेश्चन। तो बेटा एडवांस का क्वेश्चन भी मैं आपको बोलता हूं। देखो हाँ, मानता हूं कुछ क्वेश्चंस एडवांस के ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, है ना, हो सकता है हम लोग उनको सॉल्व ना कर पाए, एक बार में ना सॉल्व करवाएं, 2 बार में सॉल्व हो जाए, 3 बार में सॉल्व हो जाए, 2 बार में ना हो पाए। तो बेटा जी एडवांस के क्वेश्चंस भी तो सारे नहीं करके आने होते। एडवांस में आप देखो कितने कम नंबर पे आपको कितनी अच्छी रैंक मिल जाती है ना। तो हमें एडवांस में चुन चुन के क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, चुन चुन के क्वेश्चंस जो करने होते हैं उनमें से इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो चुनने होते हैं आपको, है ना। और आता हुआ क्वेश्चन आप अगर सही से करके आ जाओ, जो कॉन्सेप्ट्स आपको पता है वो सही करके आ जाओ, बस काम बन जाता है फिर, है ना, फिर कोई टेंशन नहीं रहती। तो देख लो एक बार फिर से, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, ये इंफॉर्मेशन हमने लिख दी। हमें फॉर्मूला पता है पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू आई इंटू एन बी अपॉन एन ए। इसको सॉल्व करते हुए हमने आई का वैल्यू निकाला, और आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। डिसोसिएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, ऑब्वियसली बात है, ये डिसोसिएट हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा भी है 90% डिसोसिएट हो रहा है। तो यहां से मैंने निकाल लिया कि कितने आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, तो इसने लिखा 5 आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। क्वेश्चन में यही पूछा था कि बताइए एक मॉलिक्यूल कितने आयंस डिसोसिएट होने के बाद देने वाला है। तो ये 2022 का क्वेश्चन था। अब इसके बाद आगे चलते हैं और एक जेई एडवांस 2021 का क्वेश्चन करते हैं। जेई एडवांस 2021, देखो एडवांस का क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जाता है ना, इतना लंबा चौड़ा सा, देखो एक पूरी स्लाइड पे सिर्फ एक क्वेश्चन आया है। एक्चुअली ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, है ना, ये पैराग्राफ के 2 पार्ट थे, है ना, ये 2 क्वेश्चन थे बेटा। पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था जिसको मैंने एक सिंगल क्वेश्चन की फॉर्म में डाला दिया है ना। ये पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं ना एडवांस में, एक पैराग्राफ दिखा होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये उस तरह का क्वेश्चन था। ऑलराइट, हाँ, तो अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, इसको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखा गया है, जरूरी नहीं है कि हर एक चीज काम की हो। कई बार वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए कुछ चीजें आपको देता है, और कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो ऑब्वियस होती है फिर भी वो लिख देता है ना। वो ऑब्वियस चीजें भी लिख देता है क्वेश्चन को लेंथी बनाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए, ताकि बहुत सारे लोग सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को पढ़ के आगे सॉल्व ही ना करें, है ना। हम कई बार क्वेश्चन की लेंथ से घबरा जाते हैं, यार वो तो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है यार, ये कब सॉल्व होगा मेरे से, है ना। तो वो आपको घबराना नहीं है बेटा जी। आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ए 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मतलब AgNO3 की बात कर रहा है ना, AgNO3 का सॉल्यूशन है, और कहता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में x डिग्री सेल्सियस है। अब देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये जो x डिग्री सेल्सियस है ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि यहां तो लिखा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बच्चा आगे नहीं पढ़ता, सिर्फ इतना पढ़ लेता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट x डिग्री सेल्सियस। नहीं भाई, ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तब है जब आपने उस वाटर के अंदर क्या ऐड कर दिया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन ऐड कर दिया। इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है उस सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। क्योंकि एक्चुअली बॉइल होता कौन है, सिर्फ वाटर ही तो होता है सॉल्यूशन में से। जो आपका सॉल्यूट है वो तो नॉन वोलेटाइल होता है, वो उसका वेपर फॉर्म होता नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो। तो जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी लिखी हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन दिस सॉल्यूशन इज इतना, इसका मतलब वो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है, प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। तो यहां से सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो मेरे पास पता होनी चाहिए वो ये पता मुझे लग गया कि बेटा जी जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना दे रखा है, x डिग्री सेल्सियस दे रखा है। बहुत बढ़िया बात है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज x डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब देखो आगे क्या कहता है, और मोलैलिटी कितनी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की मोलैलिटी 0.1। मैं इस क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ रहा, अभी मैं इस क्वेश्चन को आगे नहीं पढ़ रहा। इससे पहले देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा पहला क्वेश्चन पैराग्राफ का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे से पूछा है कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी।
ये जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है। वेरी गुड, तो आइए फिर देख लेते हैं क्या दिक्कत है। एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर की बात हो रही है। अब देखो AgNO3 सारी दुनिया जानती है बेटा, AgNO3 को सारी दुनिया जानती है। कैसे टूटेगा मुझे एक बात बताओ, AgNO3 कैसे डिसोशिएट होता है। AgNO3 डिसोशिएट होगा सर Ag प्लस NO3 माइनस में, ठीक है ना। तो सर N का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यस अब देखो I का वैल्यू, I इज इक्वल टू होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एन अल्फा। क्वेश्चन में कहीं पर भी अल्फा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। मैंने आपको चीख चीख के बताया था जब हम लोगों ने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा था कि अगर क्वेश्चन में अल्फा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, उस केस में अल्फा को हमेशा 100% मानना है। कितना मान रहा है, 100%, मतलब वो 100% डिसोसिएट होता है, अल्फा का वैल्यू 1 मान के करना है, ठीक है ना। तो बेटा अल्फा का वैल्यू अगर 1 होगा तो जो आई का वैल्यू है वो n के बराबर हो जाएगा, और आई का वैल्यू इस केस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहां से हमें फॉर्मूला पता है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। तो डेल्टा टीबी आपने यहां से फाइंड किया, आई का वैल्यू हमारे पास ये रहा 2, बेटा केबी का वैल्यू हमारे पास कितना, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कहीं ना कहीं, एबिलोस्कोपी कांस्टेंट कितना दे रखा है 0.5, और महाराज मोलैलिटी कितनी दे रखी है, देखो मोलैलिटी क्वेश्चन में दे रखी थी 0.1। तो यहां से आपने सॉल्व किया तो आपको डेल्टा टीबी मिलेगा 0.1। ये तो मेंस लेवल का क्वेश्चन है भाई। अगर डेल्टा टीबी 0.1 मिल गया तो मेरे से क्या पूछा है, टीबी पूछा है। तो भैया टीबी क्या होगा, डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 0.1। तो टीबी हो जाएगा 0.1 प्लस टीबी नॉट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सारी दुनिया जानती है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100.1 डिग्री सेल्सियस, और यही किसके बराबर है, x के बराबर है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, जो फर्स्ट पार्ट है वो निहायत ही आसान था, बहुत ही सिंपल पार्ट था, बहुत ही सिंपल, सीधा सीधा जो हम लोगों ने मेंस में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिल्कुल सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन था कि हमें मोलैलिटी दे रखी, बल्कि उससे भी आसान था, है ना। मोलैलिटी दे रखी है, AgNO3 का सॉल्यूशन दे रखा है, हमें पता है n की वैल्यू 2 होगी, i का वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ठीक है। तो यहां से सीधा सीधा सॉल्व करना था। डेल्टा टीबी लास्ट में 0.1 मिलेगा, और डेल्टा टीबी मिल गया तो टीबी का वैल्यू निकाल लोगे। डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 0.1। बात समझ में आई क्या, बताइए, यहां तक ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना। अच्छा अब एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको आप गौर से पढ़ो, वो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे। तो बेटा सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का जो है वो ये कहता है मेरे से कि मैंने क्या किया, ये जो सॉल्यूशन ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने अभी निकाला है 100.1 डिग्री सेल्सियस, इस सॉल्यूशन ए में an equal volume of 0.1 मोलल aqueous barium chloride solution is added। मैंने क्या किया, ये जो आपके पास सॉल्यूशन ए था उसमें क्या ऐड कर दिया, सॉल्यूशन ए मतलब AgNO3 का सॉल्यूशन था, उसमें क्या ऐड कर दिया, बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ऐड कर दिया टू मेक ए न्यू सॉल्यूशन बी। बात समझ में आई, मतलब क्या कह रहा है मेरे से ये कह रहा है कि जो सॉल्यूशन ए था उसके अंदर बैरियम क्लोराइड आपने ऐड कर दिया तो क्या बन गया, सॉल्यूशन बी बन गया। ये क्वेश्चन मेरे से लिख रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है, ठीक है। तो अब देखो सॉल्यूशन ए किसका था बेटा, AgNO3 का था, और AgNO3 में अगर मैं बैरियम क्लोराइड ऐड कर दूंगा, अगर मैं बैरियम क्लोराइड ऐड कर दूंगा तो देखो बनेगा क्या, ये रिएक्शन तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, अरे भैया Ag प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा सर, AgCl का प्रेसिपिटेट बना देगा जो सॉल्यूशन से अलग हो जाएगा, रिएक्शन मिक्सचर से अलग हो जाएगा, इसको हम लोग भूल जाएंगे। और क्या बनेगा सर, दूसरा बनेगा बैरियम नाइट्रेट BaNO3 ट्वाइस। लेकिन सर ये रिएक्शन तो बैलेंस ही नहीं दिख रही, बिल्कुल नहीं है बैलेंस, तो बेटा जिसको बैलेंस करो यहां 2 लिखो, यहां पर भी 2 आएगा। अब चेक करो क्या रिएक्शन बैलेंस है, हैं जी, क्या रिएक्शन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है ना सिर्फ वही ट्रिकी है, फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान था। हाँ यहां तक मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं है, आसान है यहां तक। अब देखो एक चीज, क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कि भाई बैरियम क्लोराइड जो था ना आपके पास, जो हमारे पास बैरियम क्लोराइड है उसकी मोलैलिटी कितनी दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है 0.1 मोलल।
बैरियम क्लोराइड की मोलैलिटी कितनी है बेटा? 0.1 मोलल। अच्छा देखो ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? 0.1 मोलल का मतलब क्या लिख सकता हूं कि 0.1 मोल ऑफ बैरियम क्लोराइड, 0.1 मोल इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। भाई ऐसा अगर कोई लिख दे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है यार, क्यों भाई? अगर ऐसा कोई लिख दे तो कोई परेशानी थोड़ी ना है। 0.1 मोल प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जब आपने ऐड किया होगा टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर, तो बैरियम क्लोराइड के कितने मोल रहे होंगे? 0.1 मोल रहे होंगे। और AgNO3 के कितने मोल हैं? देखो AgNO3 का तो दिया ही 0.1 मोल है पहले से ही, तो AgNO3 भी हमारे पास कितना है बेटा? 0.1 मोल है। तो दोनों के 0.1 मोल रहे होंगे टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर। ये दोनों कितना रहे होंगे? 0 रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? थोड़े टाइम बाद जैसे ही आपने इन दोनों को मिक्स किया, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, और कितने मोल रिएक्ट करेंगे यहीं पर समझने वाली बात थी। यहां पर बेटा कॉन्सेप्ट आता है कक्षा 11, और एक टॉपिक आता था जिसको आप पढ़ते थे, लिमिटिंग रिएजेंट। नाम सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? सुना सुना नाम लग रहा है ना। लिमिटिंग रिएजेंट करके एक टॉपिक होता था। लिमिटिंग रिएजेंट देखो क्या कहता है, सुनो। ऐसे इस रिएक्शन को आप अगर ढंग से देखोगे ना, तो ये रिएक्शन कहती है कि अगर बैरियम क्लोराइड का 1 मोल आपने लिया, तो 1 मोल ऑफ बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के लिए AgNO3 के 2 मोल की जरूरत है। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट AgNO3 का 2 है, बैरियम क्लोराइड का 1 है। तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे पढ़ूंगा कि 1 मोल ऑफ बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के लिए AgNO3 के 2 मोल की जरूरत पड़ने वाली है। इसी तरह से पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर इसके 0.1 है तो इसके कितने मोल चाहिए थे? 0.2 चाहिए थे, लेकिन है कितना? 0.1। इसका मतलब ये हुआ सर आपका जो AgNO3 है वो क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बेटा इसका 2 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 1 मोल करेगा, मतलब इसके जो मोल होते हैं इसके आधे होंगे। तो अगर इसका 0.1 मोल है तो इसके 0.1 मोल के साथ इसका कितना रिएक्ट करेगा? 0.1/2। इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे? आधे मोल। कितना? 0.05 मोल। और ये कितना बचेगा थोड़े टाइम बाद? 0। ये तो खत्म हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है वो रिएक्शन मिक्सचर में कंप्लीट खत्म हो जाता है। यही मैं आपसे कह रहा था, एडवांस का जो क्वेश्चन है उसमें 2-3 कॉन्सेप्ट वो मिक्स करके देगा। ठीक है, अच्छा तो ये 0 बच गया, ये 0.5। तो अब देखो 1 मोल से ये 2 मोल बनते हैं, और ये बैरियम नाइट्रेट 1 मोल बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? इसके 1 मोल से ये 1 मोल बनता है, तो 0.05 से ये भी कितना बनेगा? 0.05 बनेगा। मैं AgCl जो है इसकी बात ही नहीं करूंगा, इसके कितने मोल बने उससे कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सॉल्यूशन में रहेगा नहीं, ये तो नीचे जाके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। देखो ना AgCl का क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो मिक्सचर से अलग हो चुका है सॉल्यूशन से। तो हमें लेना देना है सिर्फ बैरियम क्लोराइड से और बैरियम नाइट्रेट से। ठीक है, ये पूरा कंज्यूम हो चुका है। सॉल्यूशन में कौन कौन बचा है? सॉल्यूशन में देखो बचा है अभी बैरियम क्लोराइड प्लस बैरियम नाइट्रेट। ये हमारे पास सॉल्यूशन में 2 चीजें बची हुई है। ठीक है, और इन दोनों के कितने कितने मोल हैं? इसके 0.05 मोल हैं और इसके भी 0.05 मोल्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे चलते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहता है, हमसे पूछ क्या रहा है? लिखता है द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द 2 सॉल्यूशन A एंड B इज y इंटू 10⁻²। और हमसे y का वैल्यू पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई बेटा? क्वेश्चन समझ में आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सॉल्यूशन A है उसमें बॉइलिंग पॉइंट हमने निकाल लिया 100.1 डिग्री सेल्सियस। अब आपको क्या करना है, जो आपका सॉल्यूशन बी है उसमें भी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, और दोनों बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस y इंटू 10⁻² के इक्वल है। तो बताओ y की वैल्यू कितनी होगी? तो एक्चुअली अब जो मेरा टास्क है कि इस सॉल्यूशन बी में, ये जो सॉल्यूशन आपका बी है, इस सॉल्यूशन बी में डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी होगी? तो डेल्टा टीबी देखो, अब हमारे पास, मैं ऐसे मानूंगा कि 2 नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गए, एक बैरियम क्लोराइड एक बैरियम नाइट्रेट। तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो डेल्टा टीबी होगा वो 2 चीजों की वजह से होगा। एक तो होगा बेटा बैरियम क्लोराइड की वजह से, और दूसरा डेल्टा टीबी होगा किसकी वजह से? बैरियम नाइट्रेट की वजह से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस, क्या ये चीज समझ में आई? तो यहां से एक चीज देखो भाई, बैरियम क्लोराइड कैसे डिसोसिएट होता है? सर ये होता है Ba2+ प्लस 2Cl-, है ना? तो इसके लिए I का वैल्यू कितना हो जाएगा? N बोलो, I बोलो, 3 हो जाएगा, क्योंकि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रखा, तो अल्फा हम लोग 100% मानेंगे। और वैसे ही अगर मैं बैरियम नाइट्रेट की बात करूं तो बेटा ये भी कैसे टूटेगा? Ba2+ प्लस 2NO3-। ठीक है, तो यहां पर भी बेटा N का वैल्यू, I का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? पक्का? तो बस अब आप डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M,
और आई का वैल्यू कितना 3 इंटू के बी इंटू एम। ये किसके लिए लिखना है आपको, बैरियम क्लोराइड के लिए। प्लस ये कितना लिखेंगे डेल्टा टी बी, इसका कैसे निकालेंगे, आई कितना 3 इंटू के बी इंटू एम। ये किसके लिए बेटा, बैरियम नाइट्रेट के लिए। अब यहां पर थोड़ा सा जो छोटा सा खेल है, छोटा सा खेल जो है वो सिर्फ ये समझने का है कि मोलालिटी की वैल्यू कितनी होगी, बैरियम क्लोराइड और बैरियम नाइट्रेट की मोलालिटी कितनी होगी। क्वेश्चन आपको सिर्फ ये समझना है। देखो दोनों के मोल कितने हमारे पास 0.05 मोल, 0.05 मोल, लेकिन मोलालिटी क्या होती है, मोल्स यूनिट मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये हम लोग कहते हैं। हमने क्या किया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप गौर से पढ़ो। ये कहता है कि आपने दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए हैं। आपने क्या किया बेटा, दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिक्स किए हैं, तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन आधी होनी चाहिए। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? इन दोनों की मोलालिटी बेटा, यहां पर जो आपने 0.05 मोल लिख रखे हैं, ये 0.05 मोल ऐसे मान लेते हैं 1-1 लीटर में प्रेजेंट थे। मिक्स करने के बाद सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ गया, 2 लीटर हो गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर। मैं ऐसे कह सकता हूं सॉल्यूशन का वॉल्यूम डबल हो गया तो जो मोलालिटी होगी वो आधी हो जाएगी। ये चीज आपको सोचनी है ना। तो यहां पर मोलालिटी की वैल्यू आप 0.05 नहीं लिखोगे, आपको लिखनी पड़ेगी 0.05/2। ठीक है, आप ऐसे बोल दो कि 0.05 मोल प्रेजेंट है 2 kg ऑफ सॉल्वेंट में। ऐसे कह सकता हूं ना मैं, भाई सॉल्यूशन आपने इक्वल वॉल्यूम ऐड किया है दोनों का, तो जो सॉल्वेंट का मास होगा वो डबल हो जाएगा, मैं ऐसे कह सकता हूं, है ना। और सॉल्वेंट डबल हो गया तो मोलालिटी आधी हो जाएगी। खत्म। चलिए फिर, तो यहां से बेटा डेल्टा टीबी आप निकालो। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, केबी का वैल्यू कितना दे रखा है, केबी दे रखा है 0.5 क्वेश्चन में, तो यहां पर मोलालिटी कितनी लिखूंगा मैं, 0.05 डिवाइडेड बाई 2। और वैसे ही इसके लिए भी कितना लिखा जाएगा, 3 इंटू के बी 0.5, और इसकी मोलालिटी भी बेटा 0.05/2। ठीक है, यही हो जाएगा। तो अब देखो ये दोनों को ऐड कर दिया आपने, तो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10⁻³ डेल्टा टीबी का वैल्यू आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लो। क्या कह रहा है देखो, कितना हो गया 2575, 0.075। ये किसकी वैल्यू मिली, डेल्टा टीबी की। यहां से टीबी कितना हो जाएगा, यहां से टीबी हो जाएगा 100 प्लस 0.075, तो ये मिल गया 100.075 डिग्री सेल्सियस। तो ये इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। कौन से सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन बी का। ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, सॉल्यूशन बी का। क्वेश्चन में कहा गया दोनों में सॉल्यूशन ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस इतना है, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100.1 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100.075 डिग्री सेल्सियस। तो आप बोलोगे कि डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा बेटा 100.1 माइनस 100.075। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो ये मिलेगा 0.025। एक बार आप चेक करना, 0.025। और इसको सॉल्व करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2.5 इंटू 10⁻²। ये जो डिफरेंस आएगा वो कितना आया, 2.5 इंटू 10⁻²। और यही क्वेश्चन में कहा गया था ये डिफरेंस है y इंटू 10⁻²। तो बेटा जी यहां से y का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया, 2.5 मिल गया। भाई साहब क्या जबरदस्त क्वेश्चन दिया है ना। सेकंड पार्ट कितना शानदार है, एकदम करके मजा आ गया। अरे तो समझ में तो आया क्या तुम्हें, है भाई, क्योंकि काफी सारी इंफॉर्मेशन थी एक ही साथ। मैं एक बार वापस समझा देता हूं। देखो क्या कहा गया, सॉल्यूशन ए जो था उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो बहुत आसान था, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लिया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। आई पता था, एम पता था, केबी पता था, डेल्टा टीबी निकाल लिया और डेल्टा टीबी से टीबी निकल गया। ये तो बहुत सिंपल पार्ट था। सेकंड पार्ट ये था कि आपने इस सॉल्यूशन में BaCl2 डाल दिया तो AgCl प्लस बैरियम नाइट्रेट बनेगा। सॉल्यूशन में अब दो चीजें प्रेजेंट है, कौन कौन सी, एक तो बैरियम क्लोराइड, दूसरा बैरियम नाइट्रेट। यहां से मैंने लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाया, इसका 0 मोल बचेगा तो इसके 0.05 मोल हो जाएंगे। यस, अरे बोलो ना यार।
और वैसे ही बेरियम नाइट्रेट के भी 0.05 मोल। अब क्योंकि आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है, इसका इक्वल वॉल्यूम मिक्स किया है, तो अब जो फाइनल वॉल्यूम बनेगा वो डबल हो गया। फाइनल वॉल्यूम डबल हो गया, मैं ऐसे कह सकता हूं सॉल्वेंट डबल हो गया, और सॉल्वेंट डबल हो गया तो मोलैलिटी आधी हो जाएगी। मोलैलिटी आधी हो जाएगी, मोलैलिटी मैंने 0.05 लिखी है दोनों के लिए। एजीसीएल को भूल जाना है, क्यों? क्योंकि जो एजीसीएल है बेटा ये तो प्रेसिपिटेट हो गया ना, सॉल्यूशन से अलग हो चुका है। ठीक है, बस सॉल्व किया, टीबी का वैल्यू निकाल लिया सॉल्यूशन बी के लिए, और दोनों बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो फाइंड कर लिया। 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मिला, और यहां से मुझे y का वैल्यू मिल गया 2.5। तो ये इस तरह से पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन था, मतलब दो क्वेश्चन थे इसमें, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट हर एक बच्चा सॉल्व कर सकता था, सेकंड वाला पार्ट तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको एप्लीकेशंस पता होंगे ना। एक ही क्वेश्चन में मैं कहता हूं ना, ऐसे दो तीन कॉन्सेप्ट वो घुमा देगा। और एडवांस के क्वेश्चन के साथ ये भी परेशानी है कि जनरली एडवांस का क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, ऐसे बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि एडवांस का क्वेश्चन रिपीट हो। तो ये तो आपको एप्लीकेशन पार्ट अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और ये कैसे डेवलप होगा बेटा? जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप अपने हाथ से निकालोगे उतना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, और एक थिंकिंग बिल्ड होगी कि अगर इस तरह का लेंथी क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है। मेरी बात समझे आप लोग? अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अब देखो, यह क्वेश्चन कौन से साल में पूछा गया? 2020 में। पढ़ो, देखें इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। लिखता है लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस फॉर ऑल कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस। आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, इसका मतलब ये हुआ रोल्ड्स लॉ को फॉलो करेंगे। यस, कहता है टू सच सॉल्यूशंस विद 0.25 एंड 0.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए have the total vapor pressure of 0.3 and 0.4 bar। सुनो देखो क्या कह रहा है, और कहता है व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी इन बार। मतलब मेरे से क्वेश्चन में पी नॉट बी की वैल्यू पूछी है। एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। क्या कह रहा है देखो, मैं दो सॉल्यूशन दिए गए बेटा, है ना, सुनना जरा बात को। दो सॉल्यूशन दिए हैं, सॉल्यूशन 1 लिख देता हूं मैं। कहता है सॉल्यूशन 1 में जो ए का मोल फ्रैक्शन है वो 0.25 है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है? 0.25। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से। अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0.25 है तो बताओ बी का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 0.75 हो जाएगा। खत्म हो गई कहानी। यस, और ये भी कहा गया कि बेटा जो ए है उसका बॉइलिंग वेपर प्रेशर कितना है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 0.3 दे रखा है, तो सॉल्यूशन ए का वेपर प्रेशर कितना दे रखा है? 0.3। यस, तो यहां से मुझे एक चीज पता है कि वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है। पीएस का फॉर्मूला होता है बेटा पी नोट ए का ए प्लस पी नोट बी का बी। बताओ, यही तो होता है फॉर्मूला। तो पीएस कितना है मेरे पास? 0.3। पी नोट ए हमारे पास है नहीं। काई ए कितना है हमारे पास? 0.25 प्लस पी नोट बी इंटू काई बी। बेटा काई बी कितना है हमारे पास? 0.75। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, है ना। एक इक्वेशन हम लोगों ने बना ली, कोई दिक्कत नहीं है सर, बना लिया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन का दूसरा जो सॉल्यूशन दिया हुआ है, कहा गया कि जो दूसरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 2, उसमें जो ए का मोल फ्रैक्शन है, कहता है उस मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.5। जो ए का मोल फ्रैक्शन है बेटा कितना है? 0.5। इसका मतलब जो बी का मोल फ्रैक्शन होगा वो भी कितना होगा? 0.5 होगा। और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना होगा? 0.4 बार होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसी ही सिमिलर एक और इक्वेशन बना लो। पीएस इज इक्वल टू पी नोट ए का ये कितना? हाफ प्लस पी नोट बी इंटू काई बी कितना? हाफ, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख दो, पीएस कितना दिया हुआ है? 0.4। 0.4 इज इक्वल टू 0.5 पी नोट ए प्लस 0.5 पी नोट बी। ऐसे लिख सकता हूं मैं, प्लस 0.5 पी नोट बी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इन दो इक्वेशन की हेल्प से किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा? हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी नोट बी की। अच्छा, पी नोट बी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मतलब मैं क्या करूं? सुनो मैं क्या करता हूं, मुझे पी नोट ए को हटाना है। मैं क्या करूंगा? पी नोट ए को रिमूव करूंगा। पी नोट ए को कैसे रिमूव करूंगा? पी नोट ए का कोफिशिएंट इधर 0.5 है, यहां पर कोफिशिएंट 0.25 है। अगर मैं इधर कोफिशिएंट 0.5 बना लूं, अगर मैं पी नोट ए का कोफिशिएंट यहां पर भी 0.5 बना लूं, तो फिर दोनों को माइनस कर दूंगा। जैसे ही माइनस करूंगा पी नोट ए उड़ जाएगा, इक्वेशन किस में बचेगी? सिर्फ पी नोट बी में। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
मेरी बात समझ में आ रही है क्या आपको? तो आप क्या करो बेटा, ये जो पूरी इक्वेशन है, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया आपको समझ में आ गया है। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा बेटा 0.6 और ये हो जाएगा 0.5 पी नोट ए प्लस पॉइंट, ये कितना बचेगा, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बनेगा 1.5 पी नोट बी। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 1, है ना, इसको कह दो आप इक्वेशन नंबर 1। और अब क्या करो, अब बेटा आप एक काम कर दो, अब एक काम कर दो, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। दो इक्वेशन बना ली क्वेश्चन में जो कहा गया उसके अकॉर्डिंग, और इसमें से इसको माइनस कर दो। देखो 0.6 माइनस 0.4 कितना बनेगा, 0.6 माइनस 0.4 इज इक्वल टू, देखो ये माइनस करोगे पीनोट ए से, पीनोट ए उड़ जाएगा और यहां पर है 1.5 पीनोट बी, 1.5 पीनोट बी माइनस 0.5 पीनोट बी। देख रहे हो आप, देख रहे हो बेटा, ये कितना बनेगा 0.2 मिल गया, और सर ये कितना मिलेगा, पीनोट बी मिलेगा। खत्म हो गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। 0.2 बार हमसे यही पूछा था क्वेश्चन में कि बताइए प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर कितना होगा। प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर मतलब पी नोट बी की वैल्यू पूछी थी, वो हमने बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर ली। कितना मिला, 0.2 मिला। अब बताओ, ये 2020 जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। हर साल जनरली एक ही क्वेश्चन ही आता है एडवांस में ना, एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आ पाता है, तो हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है, बड़ा ही आसान सा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया। यहां से कुछ उड़ गया भाई, मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ यहां से कुछ उड़ गया ना बेटा, देखो क्या उड़ा है यहां से, 0.4 इज इक्वल टू 0.5 पी नोट ए प्लस 0.5 पी नोट बी, हाँ ये उड़ा है। देखो तो क्वेश्चन में जो कहा गया कि बेटा ए का मोल फ्रैक्शन दो सॉल्यूशन में अलग अलग है, एक में 0.25 एक में 0.5। हमने कहा ए का है तो बी का निकाल लिया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा तो एक इक्वेशन बना ली, वैसे एक इक्वेशन यहां से बना ली। अब दो इक्वेशन है, उसमें से एक को हटाना है, तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि पी नोट ए का मल्टीप्लीकेशन, पी नोट ए का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 0.5 आ सके। यहां पर भी 0.5 कोफिशिएंट सेम है, माइनस कर दो, पी नोट ए उड़ जाएगा, फाइनल सॉल्यूशन हमें पी नोट बी की टर्म्स में मिल जाएगा। बताइए क्या ये चीज समझ में आई आपको? हाँ जी, है ना आसान क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो। आओ देखें, एक और क्वेश्चन करवाता हूं, एक और क्वेश्चन। ये कौन से साल का है, जेईई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, इस क्वेश्चन पे आओ देखें क्या कहता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा बेटा, क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा है, लेंथी सा लग रहा है, कोई बात नहीं है, एक बार जो लिखा हुआ है उसको अपने अपने शब्दों में लिखो कि ये इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है। कहता है ऑन डिसॉल्विंग 0.5 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनिक सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दे रखा है, मतलब सॉल्यूट का मास दे रखा है, WB की वैल्यू दे रखी है 0.5 ग्राम, बहुत बढ़िया। और नॉन वोलेटाइल नॉन आयोनिक सॉल्यूट है, नॉन आयोनिक मतलब ना तो एसोसिएट होगा और ना ही डिसोसिएट होगा, टेंशन ही खत्म हो गई, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, खत्म हो गया कहानी। कहता है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में इसको मिक्स कर दिया। और देखो बेटा क्वेश्चन में मोलल डिप्रेशन, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन दे रखा है, और केएफ का वैल्यू दे रखा है इसके लिए। बेटा केएफ का वैल्यू किसके लिए डिफाइन होता है, सॉल्वेंट के लिए। इसका मतलब यहां पर जो बेंजीन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सॉल्वेंट की तरह। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हैं सर। तो सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है, WA दे रखा है कितना, 39 ग्राम। अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो इसका जो मोलर मास होता है वो 78 होता है ना, बहुत बढ़िया। और क्या कहता है, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस फ्रॉम 650 टू 640 mmHg। जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का डिक्रीज कर गया। ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज करना ही था। इनिशियली कितना था, पी नोट है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 650 mmHg रहा है, और जैसे आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया 640 mmHg। क्वेश्चन में आपको केएफ का वैल्यू भी दे रखा है कितना, 5.12। ठीक है साहब, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन में पूछा है द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अपॉन एडिशन ऑफ सॉल्यूट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू मेरे से क्वेश्चन में पूछी है। देख रहे हो, वेपर प्रेशर देखे, वेपर प्रेशर देखे डेल्टा टीएफ निकलवा रहा आपसे। यही क्वेश्चन की खूबसूरती होती है भैया, है ना। तो क्या करें, कैसे निकालें? देखो मुझे पता है, अगर मुझे डेल्टा टीएफ चाहिए ना तो फॉर्मूला होता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू WB अपॉन MB।
इंटू WA इंटू 1000, यही फॉर्मूला होता है। मेरे पास I का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1, यहां पर लिखा है नॉन आयोनिक। मुझे क्वेश्चन में KF का वैल्यू दे रखा है, मुझे क्वेश्चन में WB दे रखा है, मुझे WA की वैल्यू भी पता है। मुझे सिर्फ एक चीज है जो नहीं पता, वो है WB, सॉरी मुझे MB की वैल्यू नहीं पता। सॉल्यूट का मोलर मास अगर मुझे पता लग जाए ना, अगर मुझे सॉल्यूट का मोलर मास पता लग जाए तो मैं इस फॉर्मूले में डाल दूंगा और मुझे डेल्टा TF मिल जाएगा। और वही मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया है। यस, जो पूछा एक बार देखो तो सही, किसकी वैल्यू निकालनी है, ये चीज पूछी है तो इसमें क्या चीज चाहिए, मुझे MB की वैल्यू चाहिए। ये मिलते मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब ये वाली चीज कैसे निकालें, उसके लिए ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो आप याद करो, एक फॉर्मूला होता था P0A माइनस PS डिवाइडेड बाय P0A माइनस PS डिवाइडेड बाय PS इज इक्वल टू I इंटू NB अपॉन NA। यही होता था फॉर्मूला, याद है आपको? तो यहां से बेटा, यहां से देखो P0A का वैल्यू हमारे पास है कितना 650, माइनस PS कितना है 640 डिवाइडेड बाय 650 इज इक्वल टू I तो 1 है ही। NB की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, NB की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि WB अपॉन MB किसके बराबर है, ये NB के बराबर ही तो है। तो मैं डायरेक्ट NB निकाल लेता हूं, यहां पर लिख दूंगा डिवाइडेड बाय NA। NA कितना होगा, देखो आपको NA का वैल्यू निकालना है ना। NA कितना होगा, WA अपॉन MA, मास अपॉन मोलर मास। बेटा बेंजीन का मास कितना है 39 और इसका मोलर मास 78, तो इसके मोल्स कितने हो गए 0.5, तो ये हो गया 0.5। कितना लिख दोगे यहां 0.5। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये कितना बचा, देखो ऊपर बचा 10, 10 अपॉन 650 और ये 0.5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू NB। बताइए क्या यही मिलेगा? क्या चेक करो ना बेटा, क्या यही मिलेगा? सर बिल्कुल यही मिलेगा। और यहां से बेटा, यहां से आप NB को थोड़ा और शॉर्ट लिख दो, है ना, और छोटा कर दो, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होएगा 5 अपॉन 650। ये वैल्यू मिल गई मुझे NB की। तो यहां से NB की वैल्यू उठाओ और इस फॉर्मूले में डाल दो, बस आपका काम खत्म है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, आइए जनाब, डेल्टा TF इज इक्वल टू I का वैल्यू मैंने 1 ले लिया। बेटा KF कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो चेक करो 5.12 दे रखा है। NB कितना है 5 अपॉन 650, 5 अपॉन 650 इंटू हमारे पास WA का वैल्यू कितना है 39 और यहां पर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सब कुछ ग्राम में दे रखा है। ये इक्वेशन है, यहां से देखो 0 से 0 उड़ जाएगा। और कोई आप जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, हाँ ये सॉल्व कर सकते हो, ये 13 बार उड़ जाएगा, है ना। तो यहां से मैं ऐसे कह सकता हूं डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 512 आ गया, डिवाइडेड बाय 13 इंटू 39, यही मिलेगा ना। क्या करो ना यार, तो देखो ये 13 इंटू 39 कितना मिल रहा है, 13 इंटू, ओहो इंटू लिखना है ना, 13 मल्टीप्लाई विथ 39 कितना आया, ये 507। तो 512 अपॉन 507 ये करना है, 512 डिवाइडेड बाय, ओहो 512 डिवाइडेड बाय 507 और ये वैल्यू कितनी मिलेगी 1.0098, 1.0098 ये वैल्यू आपको मिल रही है ना, 1.0098। तो डेल्टा TF का जो वैल्यू आएगा वो 1.00 नहीं 1.098 आ रहा है ना, 1.0098 मतलब 1.01 ऐसे लिख सकता हूं, 98 को मैं 0.1 लिख देता हूं, 1.01 ये वैल्यू है बेटा जो आपको डेल्टा TF की मिलने वाली है। क्या ये चीज समझ में आएगी आपको, है भाई? अरे बोलो जल्दी से, इसमें कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, कुछ एरर हो, एक बार आप चेक कर लो, कहीं पे हमने कुछ मिस तो नहीं किया। हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी P0A माइनस PS अपॉन PS इज इक्वल टू I इंटू NB अपॉन NA। यहां से हमें NA का वैल्यू पता था 39 अपॉन 78.5, यहां से हमने NB का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, 5 अपॉन 650 हमें NB मिला। और हमें डेल्टा TF का वैल्यू पता होता है, डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है I इंटू KF इंटू M, M होता है NB अपॉन WA इंटू 1000। तो NB की जगह हमने डायरेक्ट 5 अपॉन 650 लिख दिया, सॉल्व किया, डेल्टा TF का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, खत्म हो गया। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, व्हाट इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, डेल्टा TF की वैल्यू हमें चाहिए थी, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। बताइए
कोई परेशानी हो तो बताओ इसमें। यस तो बेटा ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं आसान कैटेगरी वाले में बोलूंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी सिर्फ एक जगह से कोई वैल्यू निकाल के दूसरी जगह पुट करनी थी। तो ये कैलकुलेशन तो अपने आप में कोई बहुत ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन मैं इसको नहीं बोलूंगा। बहुत बढ़िया, फिर आगे चलते हैं और 2018 जेई एडवांस्ड का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए जनाब, 2018 जे एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, आपकी स्क्रीन पर देखो, पढ़ो, देखें अच्छे से क्या कह रहा है क्वेश्चन। लिखता है दो लिक्विड हमारे पास, लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन। इसका मतलब फिर से राउल्ट्स लॉ फॉलो होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है एट टेम्परेचर टी इक्विमोलर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड ए एंड बी हैज वेपर प्रेशर ऑफ 45 टोर। समझ में आया क्या बात, क्या कह रहा है। इक्विमोलर मतलब दोनों के मोल इक्वल है, तो मैंने क्या मान लिया, ए के मोल 1 और बी के मोल भी 1, ऐसे मान लिया मैंने। दोनों के मोल इक्वल है बेटा, तो दोनों का 1 1 मोल मान लिया। और अगर दोनों के मोल इक्वल है तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/2 और बी का मोल फ्रैक्शन भी 1/2। बहुत बढ़िया, यहां तक मुझे ये चीज समझ में आती है। और कहता है बेटा जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कितना है 45 टॉर। मजा ही आ गया। क्वेश्चन में ये भी लिखा है कि पी नोट ए की जो वैल्यू है वो 20 टॉर है। वेरी गुड, पी नोट ए का वैल्यू कितना है 20 टॉर है। बहुत बढ़िया है ना, ये पहला पार्ट दे रखा है। आगे क्या कहता है, एट द सेम टेम्परेचर a new solution of A and B having mole fraction of chi and chi B respectively has vapor pressure of 22.5 torr. The value of chi A xa upon xb in the new solution is। देखा क्या चालाकी कर रहा है तुम्हारे साथ वो। अरे तुम्हें चालाकी समझ में आई क्या क्वेश्चन की, है भाई, चालाकी समझ में आई क्वेश्चन की, क्या पूछ रहा है तुमसे। पहले ए और बी का सॉल्यूशन बना रखा है, उसके लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसमें आपको ए और बी का मोल फ्रैक्शन भी दे रखा है। एक और सॉल्यूशन बनाया ए और बी का उसी टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे एक और सॉल्यूशन बनाया जिसमें ए और बी का मोल फ्रैक्शन चेंज हो गया, वो नहीं पता कितना है। वही हमसे पूछा है काई ए अपॉन काई बी की वैल्यू बताओ, है ना। तो देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी। इसको भी मैं सिंपल कैटेगरी वाले में रखूंगा, इजी कैटेगरी वाले में रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है पीएस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। पीएस का फॉर्मूला होता है पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, यही होता है। बताओ तो पीएस हमारे पास कितना है 45, पी नोट ए हमारे पास है 20, काई ए का वैल्यू है 1/2। पी नोट भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है काई बी कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 35। और पी नोट बी का वैल्यू देखो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे ना बेटा जी, तो कितना मिलेगा 70 टॉर मिलेगा। कितना मिलेगा 70 टॉर मिलेगा। तो हमारे पास पी नोट ए है, हमारे पास पी नोट भी है, बस और क्या चाहिए हमें, हमारे पास पीएस भी है। अब जो न्यू सॉल्यूशन बनाया है, जो न्यू सॉल्यूशन है उसकी बात करते हैं हम लोग। जो न्यू सॉल्यूशन है, न्यू सॉल्यूशन का बेटा पीएस कितना दे रखा है 22.5 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पीएस इज इक्वल टू पी नोट ए। पी नोट ए कितना है 20 इंटू काई ए प्लस पी नोट भी कितना है बेटा 70 इंटू काई बी। बताओ ऐसे ही होगा ना यार, अरे बोलो ना यार, एक मिनट बेटा। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो मुझे क्या करना है ना, काई ए अपॉन काई बी की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, ऐसे मान के चलो जो काई ए था ना उसको 1 माइनस काई बी लिख देता हूं। लिख दूं क्या, मैं क्या कर रहा हूं, काई ए को 1 माइनस काई बी लिख देता हूं प्लस 70 काई बी, ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत थोड़ी ना यार। तो यहां से देखो 22.5 इज इक्वल टू ये मिल जाएगा 20 माइनस 20 काई बी प्लस 70 काई बी। ठीक है जी, तो इस 20 को इधर ले जाओ तो ये मिलेगा 2.5 इज इक्वल टू ये कितना मिलेगा 50 काई बी। देखो ना ये तो मिलेगा 70 में से, ओहो काई ए का आएगा, काई बी आएगा ना यहाँ, हाँ 50 काई बी। तो बेटा जी काई बी कितना हो गया सर, काई बी हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 50।
सर इसको सॉल्व कर लो आप। हाँ जी, अरे सॉल्व कर पाओगे क्या? ये कितना हो बेटा 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5, 0.5 है तो ये हो जाएगा 0.05। अच्छा, काई भी कितना 0.05। अगर काई भी 0.05 है तो बेटा काई ये कितना होगा जल्दी बताइए। सर काई ये हो जाएगा 1 माइनस काई भी। कितना हो जाएगा 1 माइनस काई भी। तो देखो 1 माइनस 0.05 तो ये मिल जाएगा 0.95। कितना मिला बेटा 0.95। काई ए का वैल्यू आ गया। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, काई ए अपॉन काई बी का वैल्यू बताइए। तो 0.95 डिवाइडेड बाय 0.05 ये मिल जाएगा 19। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। 19 ही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, 19 ही हमारा फाइनल सॉल्यूशन था जो हमें मिल गया है। बताइए, अरे यहां तक चीज क्लियर है सब लोगों को? कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं है ना? बहुत सिंपल चीज थी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। सिर्फ हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़नी है। इस तरह के क्वेश्चन काफी फेमस हैं जो एडवांस में आप देख लो, 2 क्वेश्चन इस तरह के पूछ लिए पिछले 3 सालों में, 4 सालों में 2 बार इसी तरह का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक सॉल्यूशन दे रखा होता है, उसमें से एक वैल्यू निकालनी होती है और उसको दूसरे में डालनी होती है, बस इतना सा काम करवाता है। फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी हमें वो सिर्फ इसलिए दे रखी है ताकि हम लोग P0 की वैल्यू निकाल पाए, और फिर तो इसमें फॉर्मूले में डाल दो। काई और काई भी पूछा। इस तरह के क्वेश्चंस तो हम लोगों ने किए हुए हैं क्लास में, जहां पर हम लोग काई ए को 1 माइनस काई बी या फिर काई बी को 1 माइनस काई ए मान के सॉल्व करते हैं। काई ए की वैल्यू निकालते हैं, काई बी 1 माइनस काई ए हो जाएगा। बताओ ठीक है? अरे हो गया ना भाई? दादा चेक करो, देखें आसान है क्वेश्चन, मुश्किल कैटेगरी में ये भी नहीं है। अगर एडवांस का क्वेश्चन इतने से स्टेप में हो पा रहा है ना, तो मतलब वो आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है, यूं मानो आप। ये सॉल्यूशन चैप्टर बेटा ऐसा चैप्टर है जो बहुत ही स्कोरिंग होता है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ना, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर एडवांस में क्वेश्चन आता है सॉल्यूशन का तो वो आप सही कर सकते हो बड़े आराम से, थोड़ी सी मेहनत करते हुए, है ना। तो इसमें हौसला रखो कि हाँ इसके क्वेश्चन में कर पाऊंगा एडवांस के। आइए देखें, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। समझो जरा क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। जो मोटा मोटा ग्राफ दे रखा है, कहता है द प्लॉट गिवन बिलो शोज पीटी कर्व्स, है ना। इधर दे रखा है देखो प्रेशर, और इधर दे रखा है टेम्परेचर, है ना। प्रेशर टेम्परेचर का ये तो हम लोगों ने बनाया हुआ वेपर प्रेशर टेम्परेचर, है ना। वेयर पी इज द प्रेशर एंड टी इज द टेम्परेचर। बहुत बढ़िया बात है। फॉर 2 सॉल्वेंट्स, 2 अलग अलग सॉल्वेंट दे रखे हैं, ध्यान देना। अब ये क्वेश्चन देखो कैसे घुमाता है, निहायत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज समझ नहीं आती क्वेश्चन की। हमें 2 सॉल्वेंट दे रखे हैं अलग अलग, एक्स एंड वाई, एंड आइसोमोलल सॉल्यूशंस ऑफ NaCl इन दीज सॉल्वेंट्स। मतलब एक बार NaCl को डाल रखा है सॉल्वेंट एक्स में, एक बार NaCl को डाल रखा है सॉल्वेंट वाई में, और दोनों जो सॉल्यूशंस है उनकी मोलालिटी सेम है। आइसोमोलल सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन दीज सॉल्यूशंस। और कहता है NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट्स इन बोथ द सॉल्वेंट्स। कहता है जो NaCl है बेटा वो दोनों सॉल्वेंट्स में कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब अगर NaCl कंप्लीट डिसोसिएशन रखता है तो बेटा जी सारी दुनिया जानती है NaCl कैसे डिसोसिएट होता है, Na++Cl- में। तो यहां से मुझे पता लग गया N का वैल्यू 2 मिलेगा, है ना। और NaCl के लिए कुछ नहीं दे रखा तो I का वैल्यू भी N के बराबर हो जाएगा। NaCl का I भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे रखा। जब नहीं दे रखा होता है तो मैं I को इक्वल मानता हूं किसके, N के, और N कितना है इस केस में 2 है। ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, यहां से ये ग्राफ को आप गौर से समझो। जो फर्स्ट वाला ग्राफ दे रखा है कहता है सॉल्वेंट एक्स का ग्राफ है। फर्स्ट वाला जो ग्राफ है वो सॉल्वेंट एक्स का है, और सेकंड जो ग्राफ है सॉल्वेंट ऑफ NaCl इन सॉल्वेंट एक्स। सॉल्यूशन है बेटा ये, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन द सॉल्वेंट एक्स। मतलब जो सेकंड वाला ग्राफ है ये सॉल्यूशन का ग्राफ है। यहां पर है 760 mmHg, मतलब 180 m। तो आप एक चीज बताओ, हम लोगों ने ऐसा ग्राफ कॉपी में बनाया हुआ है, सेम ही तो ग्राफ है वो वाला। अगर मान लो 180 m, जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर 180 m आ जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहां से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट एक्स का वो कितना है, 360। और जब आपने उसमें NaCl डाल दिया, सॉल्यूशन बन गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ गया, 372, 362। तो इसका मतलब मैं ऐसे निकाल दूं, डेल्टा TB की वैल्यू सॉल्वेंट एक्स के लिए कितनी होगी, 2 होगी।
क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? सॉल्वेंट एक्स के लिए डेल्टा टीबी 2 होगा, देख लो। अरे बोलो ना। अच्छा, अब आओ आप वाई पे। थर्ड जो ग्राफ है बेटा, सॉल्वेंट वाई का ग्राफ है, और जो फोर्थ ग्राफ दे रखा है वो NaCl डाल रखा है आपने सॉल्वेंट वाई में, उसका ग्राफ दे रखा है सॉल्यूशन का। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट, ये जो टेम्परेचर होगा, ये है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और ये है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां से जो डेल्टा टीबी की वैल्यू आएगी वो कितनी है, देखो चेक करो, 68, 67, 67। तो ये यहां से डेल्टा टीबी का वैल्यू वाई के लिए मिल गया कितना, 1। बताओ, यहां तक कोई परेशानी आपको नहीं है? पक्का? और एक चीज देखो, ये जो पूरा क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, इस पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी सॉल्वेंट एक्स और सॉल्वेंट वाई के लिए केबी का वैल्यू नहीं दे रखा। इस पूरे क्वेश्चन को आप चाहो तो गौर से पढ़ लो, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी सॉल्वेंट एक्स और वाई के लिए केबी का वैल्यू नहीं दे रखा। इसका मतलब यह है, या तो केबी की वैल्यू काम नहीं आएगी, या फिर काम आएगी तो उसको हम लोग यहां से फाइंड कर पाएंगे। यही तो मतलब हो गया ना। आओ देखें, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब सुनना जरा, कहानी में ट्विस्ट कहता है, ऑन एडिशन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एस इन इक्वल अमाउंट ऑफ दीज सॉल्वेंट्स। देख रहे हो क्या कह रहा है? यहां से ये यहां वाली जो कहानी है ना, ये तो अलग कहानी है, और नीचे वाली जो कहानी है बिल्कुल अलग कहानी आ गई है। NaCl का नाम ही नहीं है अभी। पहले NaCl डाल रखा था, NaCl हट गया, अब हमने कुछ और ऐड कर दिया है ना। लेकिन सॉल्वेंट आज भी वही है, सॉल्वेंट एक्स और सॉल्वेंट वाई दोनों आज भी वही हैं। तो अब देख चीज देखो यहां से बेटा, अगर मैं डेल्टा टीबी एक्स अपॉन डेल्टा टीबी वाई लिखूं, एक बार आप गौर से सुनना, डेल्टा टीबी एक्स अपॉन डेल्टा टीबी वाई, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितनी, किसके बराबर होगी? सोचो, डेल्टा टीबी होगा आई इंटू के बी इंटू एम, किसके लिए? सॉल्वेंट एक्स के लिए, डिवाइडेड बाय आई इंटू के बी इंटू एम, किसके लिए? सॉल्वेंट वाई के लिए। बोलो, अब एक बात बताओ, इनमें से कौन कौन सी चीजें कैंसिल आउट होने वाली है? सर आई से आई काट दो, क्योंकि दोनों में तो NaCl है, तो NaCl का आई तो दोनों जगह 1 होगा, कट जाएगा। सर दोनों जगह में M से M काट दो, क्यों? क्वेश्चन में बोला गया है आइसोमोलल सॉल्यूशन। NaCl को जब आपने X में डाला, NaCl को Y में डाला, तो जो सॉल्यूशन की मोलालिटी होगी वो इक्वल रहेगी। क्वेश्चन में बोला गया आइसोमोलल। और ये जो वैल्यू है बेटा, ये डेल्टा टीबी एक्स अपॉन डेल्टा टीबी वाई, ये किसके बराबर है? 2/1 के बराबर है। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे मिली, वो ये है कि kbx डिवाइडेड बाय kby इज इक्वल टू 2/1। ये वो इंफॉर्मेशन है जो आगे आपकी काम में आने वाली है, क्योंकि क्वेश्चन में x और y सॉल्वेंट्स का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट नहीं दे रखा था, वो मैंने मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का रेशियो इधर से निकाल लिया। अब ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का रेशियो सेम ही रहेगा, आप चाहे इसमें कोई भी सॉल्यूट ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्वेंट की नेचर पे। तो फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन और सेकंड वाली इंफॉर्मेशन, दोनों इंफॉर्मेशन में आपका सॉल्वेंट सेम है, और अगर सॉल्वेंट सेम है इसका मतलब केबी का वैल्यू भी सेम रहेगा। बात क्लियर है क्या ये? हैं जी, क्या ये बात समझ में आई आपको? पक्का? तो यहां से एक रेशियो निकाला। अब आगे चलो, कहता है अब आपने क्या किया, जो सॉल्वेंट एक्स और वाई है इक्वल अमाउंट लिया उनका, और उसमें इक्वल मोल ऐड कर दिए सॉल्यूट एस के। ये सॉल्यूट एस कौन सा है हमें नहीं पता। इक्वल वॉल्यूम, इक्वल मास लिया सॉल्वेंट का एक्स और वाई का, और उनमें इक्वल मोल ऐड कर दिए हमने, किसके? सॉल्यूट एस के। इसका मतलब मोलालिटी सेम ही है दोनों सॉल्यूशन की वापस से। अरे भैया मोलालिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। कहता है एक्स और वाई दोनों सॉल्वेंट का मास बराबर, और मोल्स जो एस के हैं दोनों सॉल्वेंट में वो भी बराबर। इसका मतलब दोनों सॉल्यूशंस की मोलालिटी एक बार फिर से बराबर। ये अब की बार इनडायरेक्टली बोला है इसने, बहुत बढ़िया। आगे चलिए क्या कहता है, लिखता है द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एक्स इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सॉल्वेंट वाई। इस इंफॉर्मेशन को लिख लो आप। कहता है क्या क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन में, कि जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स है वो 3 गुना है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाई के, है ना। तो इसको ऐसे लिख दो आप, डेल्टा टीबी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा टीबी वाई। क्वेश्चन में ये बोला गया है,
है ना, यही बोला गया। अच्छा तो देखो आगे पढ़ो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। कहता है सोल्यूट एस इज नोन टू अंडरगो डाइमराइजेशन इज दी सॉल्वेंट्स। क्या बात सॉरी, अब की बार हो क्या रहा है बेटा, एक मिनट मुझे एसी बंद करने दो भाई, मैं बीमार पड़ जाऊंगा नहीं तो। हाँ देखो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, लिखता है कि जो एस है वो दोनों सॉल्वेंट में डाइमराइज हो रहा है, ठीक है, और डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन दे रखा है 0.7 इन सॉल्वेंट वाई, और हमसे डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन पूछा है सॉल्वेंट एक्स में। डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इन सॉल्वेंट वाई इज 0.7 और हमसे डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन इन सॉल्वेंट एक्स आपसे पूछा है। मतलब इनडायरेक्टली मैं ऐसे कह सकता हूं, अल्फा की वैल्यू दे रखी है वाई में, है ना, जो अल्फा की वैल्यू दे रखी है सॉल्वेंट वाई में वो 0.7 दे रखी है, और अल्फा की वैल्यू एक्स में आपसे पूछी है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुमसे, सीधा सा मोटा मोटा बात ये है। तो आइए जनाब, डेल्टा टीबी क्या होता है, आई इंटू के बी इंटू एम, किसके लिए, सॉल्वेंट एक्स के लिए, इज इक्वल टू 3 इंटू आई इंटू के बी इंटू एम, किसके लिए, सॉल्वेंट वाई के लिए। अभी मैंने आपसे कहा कि दोनों जो सॉल्यूशंस हैं उनकी मोलालिटी सेम होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है इक्वल मोल ले रखे हैं आपने सॉल्यूट के, और इक्वल मास ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर रखे हैं, इसका मतलब दोनों सॉल्वेंट्स की, दोनों सॉल्यूशंस की मोलालिटी सेम। बहुत बढ़िया बेटा, तो यहां से देखो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, आई एक्स का इंटू के बी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू आई वाई का इंटू के बी वाई। और एक चीज देखो मैं ऐसे लिख दूं, के बी एक्स डिवाइडेड बाय के बी वाई, बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू आई वाई अपॉन आई एक्स, बोलो, और के बी एक्स अपॉन के बी वाई, के बी एक्स अपॉन के बी वाई कितना आ जाएगा, 2/1। ये वैल्यू आज जाके काम आएगी, देख रहे हो आप कहां का इंफॉर्मेशन कहां जाके पूछा है हमसे, है ना। तो बेटा ये जो वैल्यू है ये कितनी होगी 2, और ये नीचे आ जाएगा 3, 2/3 इज इक्वल टू आई ऑफ वाई अपॉन आई ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो आई का वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन, किसके लिए लिखना है मुझे, सॉल्वेंट वाई के लिए। ये डाइमराइजेशन हो रहा है ना बेटा, एसोसिएशन के लिए, तो आई का वैल्यू यही तो होगा, प्लस अल्फा बाई एन किसके लिए, सॉल्वेंट एक्स के लिए। बस इसको सॉल्व करना है और हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखिए ये है बेटा 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, सॉल्वेंट वाई में अल्फा कितना दे रखा है, 0.7 दे रखा है, प्लस 0.7/2 डिवाइडेड बाय, यहां पर अल्फा नहीं दे रखा हमें, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। ये तो कहा गया ना डाइमराइज हो रहा है, डाइमराइज हो रहा है मतलब एन का वैल्यू तो 2 है। बस तो इसको सॉल्व करना है, तो ये बेटा जी हो जाएगा, देखो 1 माइनस 0.7/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है ना। तो ये यहां से सॉल्व करो, 2/3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1.3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अल्फा। यहां से सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालनी है, 4 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 3.9। तो ये देखो 2 अल्फा इज इक्वल टू 0.1, अल्फा इज इक्वल टू 0.1/2, मेरे हिसाब से 1/2 0.5 होता है, तो ये 0.05 मिलना चाहिए। अल्फा का वैल्यू 0.05 मिलना चाहिए इन सॉल्वेंट एक्स। और एक्स क्या, ये अल्फा किस में निकाला हमने, अल्फा निकाला इन सॉल्वेंट एक्स, क्योंकि जो सॉल्वेंट एक्स है उसके लिए आपको डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन नहीं दे रखा था, वो हम लोगों ने फाइंड कर लिया, 0.05 मिल गया। तो मैं फिर कह दूं, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन बस ये है कि उसको अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करना होता है ना, सिर्फ इतनी सी कहानी अलग से होती है। तो देखो वापस से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी वो NaCl की टर्म्स में दे रखी थी। अब एक एक क्वेश्चन में कितने सारे कॉन्सेप्ट इसमें काम ले लिए, देखो इसने ग्राफ पूछ लिया, आई का वैल्यू पूछ लिया, अल्फा का वैल्यू पूछ लिया, सब कुछ लगा दिया इसी में, एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर लगा दिया इसने। और यही एडवांस के क्वेश्चंस की खूबसूरती होती है ना।
तो ये बेटा हमने सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन दे रखी थी, इस इंफॉर्मेशन से हमने kbx अपॉन kby की वैल्यू निकाली, वो हमें 2/1 मिल गई। और फिर उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को काम में ली सेकंड वाले में। सेकंड वाला जो केस था उसमें हमने कहा भाई i का वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि अब की बार डायमराइजेशन, डिग्री ऑफ डायमराइजेशन दोनों में डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो i दोनों में डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्वेश्चन में कहा गया x में जो डेल्टा टीबी है वो 3 गुना है जो सॉल्वेंट y है उसके डेल्टा टीबी से, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन को काम में लिया, लास्ट में इसको सॉल्व करता गया और मुझे अल्टीमेटली अल्फा का वैल्यू मिल गया जो कितना था बेटा 0.05 था। और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस बताइए समझ में आ रही मेरी बात आपको, कोई परेशानी नहीं है ना बेटा? आगे चल सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये देखो अगला क्वेश्चन एक और 2017 जेईई एडवांस का क्वेश्चन। ऐसे ग्राफ अगर आप लोगों ने देखे होंगे आपकी कॉपी में बने हुए, मेरी गारंटी है। इस तरह का ग्राफ देखो, याद करो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ, और ये ग्राफ हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बनाया था। तो ये जो 4 ग्राफ है ना, जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा होगा, आप लोगों की तरह समझदार होगा, जो मेहनती बच्चा होगा, वो पता है क्या करेगा? वो इन 4 ऑप्शन को देखते ही 2 ऑप्शन को कट कर देगा। कौन कौन से ऑप्शन को कट करेगा? वो ऑप्शन नंबर ए को उड़ा देगा और वो ऑप्शन नंबर डी को उड़ा देगा। वो बोलेगा ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब आप खुद दिमाग लगाओ क्यों नहीं हो सकते। ऐसा क्या है इन ऑप्शंस में कि मैंने इनको देखते ही कह दिया ये तो हो ही नहीं सकते? मैं बताऊं क्या है। इन क्वेश्चंस को गौर से देखो, इन दोनों ऑप्शंस को। यहां पर कहा गया है कि इस टेम्परेचर के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर कम हो रहा है। देख रहे हो आप, यहां पर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है। हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, याद है आपको, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का। हमने कहा था वेपर प्रेशर जो होता है बढ़ता है टेम्परेचर के साथ। ये दोनों ग्राफ में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, इसमें भी। इसका मतलब ये दोनों ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते। 2 ग्राफ तो आपने पहले ही उड़ा दिए, 50-50 हो गया है। अब क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी 50% हो गई है, जो पहले 25% थी, है ना। आओ फिर पढ़ो, देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन अभी पढ़ा भी नहीं है, मैंने सिर्फ ग्राफ देखे, 2 ऑप्शन उड़ा दिए। अब इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन सही होगा, कोई एक ऑप्शन सही होगा, और वो मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लूंगा। कहता है प्योर वाटर फ्रीज होता है 273 केल्विन एंड 1 बार। सारी दुनिया को पता है 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। द एडिशन ऑफ 34.5 ग्राम ऑफ इथेनॉल टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। इथेनॉल यहां पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है बेटा, इसका मास कितना दे रखा है? 34.5 ग्राम दे रखा है, ठीक है। और हमें यह भी दे रखा है वाटर का मास, प्योर सॉल्वेंट का मास WA भी दे रखा है 500 ग्राम। बहुत ही बढ़िया बात है। चेंजेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। यूज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एज 2। यहां पर अब की बार बोला गया है कि आप TF की वैल्यू कितनी मानो? 2 मानो, ठीक है भाई, जो कहेगा मान लेंगे, हमें क्या दिक्कत है। द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और हमें मानना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल 46 होना है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथेनॉल मतलब MB का वैल्यू कितना होगा? 46 होगा। तो मैं काम करता हूं, देखो इथेनॉल जो होता है ना, मैं एक फॉर्मूला लगा लूं, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। यही तो होता है फॉर्मूला, बताओ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इथेनॉल जो होता है उसके लिए I कितना लिया जाता है? 1। ये तो आपको लिखवाई रखा है। तो डेल्टा TF कितना हो जाएगा बेटा? 1 इंटू 2। हमारे पास WB का वैल्यू कितना है? 34.5। बेटा हमारे पास MB का वैल्यू कितना है? 46। और हमारे पास WA कितना है? W है बेटा 500, है ना। ये कितना था? 34.5, और यहां पर लिखा है 1000। तो ये देखो ये उड़ जाएगा 2 बार, ऊपर 2 बचेगा। आप यहां से सॉल्व करना जरा, डेल्टा TF कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 34.5 डिवाइडेड बाय 46। ये आप सॉल्व करो, देखें ये वाली वैल्यू आप सॉल्व करो कितनी मिलेगी। कैलकुलेटर कहां गया भाई? वापस लाओ, पकड़ो। हाँ इसको सॉल्व करो बेटा, मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो कितनी मिलती है वैल्यू। ये होगा बेटा 4 को मल्टीप्लाई करना है आपको 34.5 से, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है किससे? 46 से। क्या बात कर रहे हो, 3 मिल गया बेटा। डेल्टा TF का वैल्यू कितना मिला हमें? 3। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना मिल गया बेटा? 3 मिल गया। अब आप ऑप्शन चेक करो, अब आप ऑप्शन चेक करो।
कौन से ऑप्शन में डेल्टा टीएफ का वैल्यू 3 है? देखो दो ऑप्शन तो हम लोग वैसे ही उड़ा चुके, ए और डी तो हो नहीं सकता, या तो बी होगा या सी होगा। अब बी और सी में से चेक कर लो डेल्टा टीएफ कितना है, 3। किसके लिए? देखो यहां पर 271 से 273, बेटा इस केस में डेल्टा टीएफ कितना आ रहा है सर? 2 आ रहा है। और सर यहां पर देखो 70 से 273, इस केस में डेल्टा टीएफ 3 आ रहा है। इसका मतलब सर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बस खत्म क्वेश्चन। आपको समझ में आ रही है क्या मेरी बात? हाँ भाई, अरे क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको आप नहीं कर पाओगे? सर बिल्कुल नहीं है, सीधा सीधा भाई ये क्वेश्चन हमने डेल्टा टीएफ तो निकाले हुए। अगर ये मेंस का क्वेश्चन होता ना तो ये ग्राफ नहीं देता, आपसे ऊपर वाले इंफॉर्मेशन देके पूछ लेता डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना होगा, तो ये आप सॉल्व कर रहे थे, डेल्टा टीएफ मिल जाता। एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसने 4 ग्राफ दे दिए, इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करी है ना, लेकिन आप कंफ्यूज होगे नहीं क्योंकि ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, तो ये बेटा एक और क्वेश्चन हमने बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जेई एडवांस्ड 2014 का क्वेश्चन है, 2014 ऑफलाइन हुआ था, है ना, उसका ये क्वेश्चन है। देखो जरा क्वेश्चन को गौर से, क्या कह रहा है? कहता है mx2 डिसोसिएट हो रहा है m2 प्लस प्लस x माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है भाई, mx2 डिसोसिएट होगा कैसे? m2 प्लस प्लस 2x माइनस में, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 आयन बनाएगा। और कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, ये अल्फा का वैल्यू दे रखा है 0.5। बहुत अच्छी बात है, अल्फा दे रखा है 0.5, बहुत अच्छी बात है। क्या कह रहा है? द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन टू द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन इज। मतलब क्या पूछ रहा है पता है? डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा टीएफ कैलकुलेटेड, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये रेशियो पूछ रहा है। विदाउट एब्सेंस ऑफ आयनिक डिसोसिएशन, जब ये नहीं मानो कि डिसोसिएशन हुआ, वो कब होता था? जब हम लोग कैलकुलेट करते थे, ऑब्जर्व करते थे, तब पता लगता था अच्छा डिसोसिएट हुआ है। तो डेल्टा टीएफ ऑब्जर्व्ड अपॉन डेल्टा टीएफ कैलकुलेटेड, ये हमसे वैल्यू पूछी है। सर ये तो वैल्यू आई के बराबर होती है। ओ भाई साहब, इसका मतलब इनडायरेक्टली आई पूछा है इसने। देख रहे हो? अरे देख रहा है विनोद कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा है? यहां पर सिर्फ ये भी लिख सकता था कैलकुलेट वेंटो फैक्टर आई, नहीं ऐसे नहीं लिखा इसने, क्योंकि अगर डायरेक्ट वेंटो फैक्टर आई लिख देता तो मैक्सिमम बच्चे इसको सॉल्व करके आ जाते। लेकिन जब इसने घुमा के लिख दिया ना इतना, तो आधे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, बोले पता नहीं साला क्या पूछ लिया है ना। आपको नहीं बनना ऐसा, आपको तो पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू आई के बराबर होती है। हम लोगों ने 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं आई के, एक ही जगह पे, उनमें से एक फॉर्मूला काम में आएगा। तो बेटा आई का वैल्यू आप डाल दोगे डिसोसिएशन के लिए 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, आई इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू 0.5 दे रखा है, प्लस एन का वैल्यू 3.5। तो यहां से सॉल्व करोगे आप 1 प्लस 2 इंटू 0.5, तो इसको सॉल्व किया, आई का वैल्यू मिल जाएगा जी 2 मिल जाएगा। खत्म हो गया क्वेश्चन, ये लो टाटा बाय बाय, खत्म खत्म। देख रहे हो, ये 2014 एडवांस का क्वेश्चन है। तो भैया क्वेश्चन आसान आते हैं, देखो मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं। आओ देखेंगे एक एडवांस का क्वेश्चन और करते हैं, एक एडवांस का क्वेश्चन और करते हैं बेटा। 2014 जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन, मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ एट 35 डिग्री सेल्सियस। इसका मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। इसका बेटा क्या हो सकता है? मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो आपको इसी हिसाब से करना है। देखो ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन 4 ऑप्शन में ये वाला जो ऑप्शन है ये आपकी कॉपी में लिखा रखा है फिनॉल प्लस एनिलीन, ये तो सर नेगेटिव डेविएशन शो करता है, लिखवाया था आपको। यस बेटा, बेंजीन और टॉल्विन सेम ही फैमिली के मेंबर हैं, सेम ही फैमिली के मेंबर हैं, और सेम फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं सर वो आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो? आइडियल सॉल्यूशंस बनाते हैं, याद है? अच्छा आगे आ जाओ, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिथेनॉल के साथ, देखो भैया कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथेनॉल के साथ, यह है ऑप्शन नंबर ए। और बी कौन सा है? कार्बन डाइसल्फाइड का एसीटोन के साथ। कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखे हुए हमने कार्बन डाइसल्फाइड जनरली नॉन पोलर होता है ना, कार्बन डाइसल्फाइड कैसा होता है बेटा? नॉन पोलर होता है। यस, और ये जो होता है ये पोलर होता है। मेरी बात समझ रहे हो क्या आप? ये वाला भी नॉन पोलर होता है
है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है ये, और ये तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो यहां पर देखो इसके दो पार्टिकल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और जब आपने इसको इसमें मिला दिया तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी और ये नॉन पोलर के साथ एक नया फोर्स ऑफ इंटरेक्शन सेटअप करेगा, इंड्यूस डाइपोल डाइपोल, है ना। तो अब एक्चुअली हो क्या रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वी की तो हो रही है भैया, बॉन्डिंग वी की तो हो रही है इस केस में, क्योंकि ये इसके साथ तो एच बॉन्डिंग कर नहीं सकता, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। जब आप इसको मिलाओगे तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा मिलाने के बाद इसके और इस मॉलिक्यूल के बीच, वो डिक्रीज करेगा मिथेनॉल के, जब आपस में दो मॉलिक्यूल होंगे ना, मिथेनॉल के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा आपस में, उनमें कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। आपस में ये दोनों कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से। अगर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसको इसमें मिक्स किया तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, वेंडरवॉल बनेगा। वेंडरवॉल जो होता है वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में। इसका मतलब मिक्स करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहे हैं, और मिक्स करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज किस में करते हैं, आपका पॉजिटिव डेविएशन में ही करते हैं, है ना। और सेम गोज विद दिस सब्सटेंस, ये पोलर है तो डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा, और जब ये इसके साथ मिलेगा तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट होगा, हालांकि ये भी हमने अपनी कॉपी में लिखा हुआ होगा, CCl4 और कार्बन डाइसल्फाइड के एग्जांपल्स याद है आपको, है जी, बोलो। ये बेटा 2014 का क्वेश्चन है, बहुत आसान, निहायती इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, है ना। अगर आप ईमानदारी से क्वेश्चन को पढ़ोगे तो बड़े ही आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है जेई 2011 में, ठीक है, IIT जेई 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको गौर से सुनो। कहता है डाइल्यूट सॉल्यूशन दे रखा है 2.5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट बोल दिया, मतलब आई का वैल्यू 1 मान लेना है, यस। और सॉल्यूट का मास मुझे दे रखा है, मतलब एनबी WB का वैल्यू मुझे गिवन है, WB का वैल्यू मुझे गिवन है 2.5 ग्राम, बहुत बढ़िया बात है। और क्या कह रहा है देखो, 100 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब WA का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 100 ग्राम, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है डेल्टा TB का वैल्यू 2, है ना, 2 डिग्री सेल्सियस। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना, 2 बोल दिया क्वेश्चन में। आगे क्या कहता है, अज्यूमिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज मच लोअर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो सॉल्यूट के मोल हैं बेटा सॉल्वेंट के मोल से काफी कम है, सिंपल सी बात है ना। ये क्वेश्चन का मतलब यही तो हो गया। और हमसे पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, PS का वैल्यू हमारे से पूछा है, ठीक है। तो यहां से देखो PS निकालने के लिए सबसे पहली चीज आप मुझे P0A की वैल्यू बता सकते हो। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना, 760 mmHg लिख दूं, अरे बोलना भाई 180 है मतलब 760 mmHg। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है P0A माइनस PS डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल टू I इंटू NB अपॉन NA प्लस NB, यही हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अरे बोलो यही तो फॉर्मूला होता है। अब यहां पर इस केस में I का वैल्यू तो 1 हो गया, और हमसे कह रहा है कि बेटा NA जो NB की जो वैल्यू है वो बहुत कम है NA से। अगर वो बहुत कम है इसका मतलब NA प्लस NB को किसके इक्वल लिख दूंगा मैं, NA के इक्वल लिख दूंगा, और I का वैल्यू हो गया 1, तो मैंने इसी को 1 इंटू NB अपॉन NA ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा यहां से Na तो मैं निकाल ही लूंगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100, और मोलर मास कितना होता है उसका 18, तो जो Na की वैल्यू आएगी वो आएगी 5.55, है ना, ये मिल गया मुझे। अब मैं क्या करूं, सिर्फ मुझे अगर NB की वैल्यू मिल जाए, अगर मुझे सिर्फ NB की वैल्यू मिल जाए तो मुझे क्या मिल जाएगा, PS मिल जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब NB की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, देखो डेल्टा TB क्या होता है बेटा, I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना, 1000 इधर है, तो डेल्टा TB का वैल्यू मेरे पास 2 है, और I का वैल्यू 1, KB का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बेटा 0.76, है ना। NB मेरे पास नहीं है, मेरे पास W है 100 इंटू 1000, तो ये देखो 10 बार उड़ गया, तो यहां से NB का जो वैल्यू मिलेगा वो मुझे मिल जाएगा 2/7.6, बताओ ये मिलेगा ना, अरे चेक करो ना यार, बस अब सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, सिर्फ कैलकुलेट करने की देरी है। P0A का वैल्यू 760 माइनस PS डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल टू NB का वैल्यू है
2/7.6 और Na का वैल्यू है 5.55। सॉल्व कीजिए इसको और यहां से अगर आप PS सॉल्व करोगे ना तो वो मिलेगा 724 mmHg। बस, तो मैं आपसे कह ही रहा हूं बार बार, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक फॉर्मूले में एक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है जो किसी दूसरे फॉर्मूले से फाइंड की जाती है। यही पैटर्न है जो पिछले 3-4 साल में सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ क्या ये बात क्लियर है? समझ में आया क्या क्वेश्चन? ये भी आसान कैटेगरी का क्वेश्चन है। एक तरफ से एन भी निकालो, दूसरे फॉर्मूले में डाल दो, काम खत्म, क्वेश्चन एंड हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए बेटा फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और IIT JEE 2011 का एक और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, लिखता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 ग्राम ऑफ K3FeCN6 इन 100 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा। ये तो सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया, तो मेंस वाला जैसा पूछ लिया क्वेश्चन। देखो K3FeCN6 कैसे टूटेगा बेटा, 3K, ये तो तुम्हें बता ही रखा है, 3K प्लस FeCN6 3 माइनस, तो यहां से बेटा N का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, बोलो। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, तो देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे, आप बोलोगे सर डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA इंटू 1000। बताइए क्या ये वाला फॉर्मूला लगाओगे? डेल्टा TF का वैल्यू कितना होगा फाइंड करो, I का वैल्यू कितना, परसेंटेज कुछ नहीं दे रखा, N का वैल्यू 4, इसका मतलब I का वैल्यू भी 4। अरे बोलो I और N बराबर होगा, तो ये हो गया 4। KF का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 1.86। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 0.1 ग्राम, और इसका मोलर मास क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया है 329। और सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है 100 इंटू 1000। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए जनाब, ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू 1.86, ये 10 बार उड़ गया और ये 10 से 0.1 बन गया, डिवाइडेड बाय 329। दादा ये तो बहुत कुछ अजीब सा मिल रहा है, कैलकुलेशन करना जरा, कैलकुलेटर को बुलाते हैं, आओ भैया आपकी ज़रूरत है सख्त। देखो क्या हो जाएगा ये बेटा, हा 4 को मल्टीप्लाई कीजिए किससे 1.86 से, ठीक है, कितना मिला 7.44, और इसको डिवाइड कर दीजिए 329 से, ये कितना मिलेगा, डेल्टा TF का वैल्यू यहां से मिला है मुझे 0.0226, इस तरह की वैल्यू मिली है, देख रहे हो आप, इस तरह की वैल्यू मिली है। कोई बात नहीं, जो मिला है मिला, अब क्या कर सकते हैं। तो क्या मेरे से पूछा क्या है सर, हमसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसको ऐसे लिख दूं क्या, इसको ऐसे लिख दूं 2.2 इंटू 10 टू द पावर -2, बोलो ना यार, ऐसे लिख दूं क्या 2.2 इंटू 10 टू द पावर -2, कुछ गुना थोड़ी है यार ऐसा लिखने में, सेम ही तो बात है। अच्छा तो सर हमसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, ये होता क्या है, डेल्टा TF किसके बराबर होता है, TF नोट माइनस TF इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर -2, और TF नोट होता है 0 माइनस TF इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो यहां से TF का वैल्यू मिलेगा -2.2 इंटू 10 टू द पावर -2। कोई है ऑप्शन जिसमें ऐसी वैल्यू हो, ये रहा ऑप्शन नंबर ए, देख रहे हो। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं अपनी कॉपी में, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, आइए जनाब अगले क्वेश्चन की तरफ। IIT JEE 2004 का एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, IIT JEE 2004 के क्वेश्चन को पढ़ो। देखो क्या कह रहा है, लिखता है 0.004 मोलर Na2SO4 इज आइसोटोनिक विद 0.01 मोलर ग्लूकोज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4 पूछा है। बताओ यार भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए ना जेई में, तुम उसको ऐसे ढंग से निपटाओगे ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें, N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, खटाक से बोलो 3, और ग्लूकोज जो होता है बेटा इसके लिए I का वैल्यू कितना होगा 1, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में कहता है जो ऑस्मोटिक प्रेशर है Na2SO4 का बेटा वो किसके बराबर है, आइसोटोनिक का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना जरूरी है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग सब लोग जानते हैं CRT, C इंटू R इंटू T सोडियम सल्फेट का, और वो किसके बराबर होगा C इंटू R इंटू T ऑफ ग्लूकोज का। तो यहां से देखो बेटा RT से RT उठ जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2SO4
आई तो भूल ही गए, आई कहां गया? अबे आई तो लगा, हाँ आई भी तो आएगा। और इसका आई तो 1 हो गया ना, आई 1 मान लिया, 1 मान क्या लिया, होता ही है 1। अच्छा देखो, इसका आई इंटू सी कितना दे रखा है बेटा, 0.004, यस, इज इक्वल टू, इसका आई तो 1 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.01। तो यहां से सॉल्व करो, आई का वैल्यू कितना मिलेगा, 0.01 डिवाइडेड बाय 0.004। इसको आप ऐसे लिख लिया करो, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻⁻3। तो ये ऊपर चला जाएगा बेटा, बचेगा 10/4 और 10/4 आई का वैल्यू हो जाएगा 2.5। यस, लेकिन हमसे क्वेश्चन में आई नहीं पूछा, क्या पूछा है हमसे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। कोई बात नहीं, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, 2.5 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन कितना है बेटा, n3, तो ये 3 अल्फा। तो यहां से आप बोलोगे 2.5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 1.5, अल्फा इज इक्वल टू 0.75। परसेंटेज की अगर बात करोगे, परसेंटेज की अगर बात करोगे तो 75% हो जाएगा। बताइए क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है भाई लोगों? अरे भैया क्वेश्चन समझे क्या? बहुत बढ़िया जी, क्वेश्चन समझ में आ चुका है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आईआईटी जेईई 1999 का क्वेश्चन है और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है ना, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहता है, लिखता है इन द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिखता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात है, ये तो हम लोगों ने खूब बार पढ़ा इस पूरे चैप्टर में कि जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डिक्रीज करता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा प्योर सॉल्वेंट से कम ही होता है। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड वाले में कहता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन, गलत है ये तो। ओनली सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, गलत बात है। ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, बताया था आपको कि जब आप सॉल्यूशन को ठंडा करते हो तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ही फ्रीज होंगे। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है अपनी कॉपी में और वही कॉन्सेप्ट देख लो एज इट इज क्वेश्चन में पूछा गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेटा आपसे कि आपको इधर उधर ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो नोट्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए, वो नोट्स आपका पूरा साथ देंगे। ठीक है, आइए फिर आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कहता है व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडीन, क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा या फिर कम होगा, चेंज नहीं होगा, या फिर बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट चेंज। तो देखो इसके लिए इक्वेशन पता होनी चाहिए मुझे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड KI था, उसके अंदर आपने मर्क्यूरिक आयोडाइड मिला दिया HgI2, तो एक कंपाउंड बनता है K2HgI4। आपको ये चीज पता होनी चाहिए, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, यहां 2 लिख दिया। तो एक बात मुझे ये बताओ कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो किस साइड ज्यादा है, आपके रिएक्टेंट वाली साइड पार्टिकल्स ज्यादा है या फिर प्रोडक्ट वाली साइड ज्यादा है, ये चीज बताओ आप। तो आपके जो पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वो रिएक्टेंट वाली साइड ज्यादा है कि प्रोडक्ट वाली साइड ज्यादा? देखो यहां पर क्या है 2K प्लस 2I और यहां पर क्या आएगा Hg2 प्लस 2I है ना, और यहां से क्या मिलेगा सिर्फ 2K प्लस HgI4 2 माइनस। तो यहां तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है बेटा 3 ही है और यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल 3 से ज्यादा है। इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करेंगे। यस, क्या हो रहा है बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं सर, डिक्रीज कर रहे हैं। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करेंगे तो इसका मतलब डेल्टा TF का वैल्यू भी डिक्रीज करेगा, और अगर डेल्टा TF डिक्रीज करेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। बताया था आप लोगों को, जब डेल्टा TF बढ़ता है तो TF कम होता है, जब डेल्टा TB बढ़ता है तो TB बढ़ता है। क्लास में करवाया हुआ है क्वेश्चन ये। तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज करेगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या इंक्रीज करेगा ना। नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। खत्म, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। यस, तो कॉन्सेप्ट बेटा कोई और बाहर से नहीं पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट यहीं से पूछा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन किसी ईयर में नहीं पूछा गया है, यह सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, लिखता है pH
अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो पीएच है ऑफ 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड इज फाउंड टू बी 2। पीएच का वैल्यू बेटा 2 दे रखा है, पीएच का वैल्यू 2 दे रखा है, इसका मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस होगी वो कितनी होगी, 10⁻⁻2 होगी। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 10⁻⁻2 हो जाएगी। और मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड का मतलब है सिर्फ और सिर्फ एक ही H प्लस दे सकता है, H प्लस प्लस X माइनस। तो अगर एक ही H प्लस दे सकता है, इसका मतलब इसके लिए जो N का वैल्यू होगा वो 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्योंकि I के बारे में कुछ नहीं कहा गया, इसका मतलब I का वैल्यू N के बराबर, और वो भी कितना, 2 हो जाएगा। एक बात बताओ, समझ में आ रही मेरी बात? हमसे क्वेश्चन कहता है कि बताइए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा एट, या एट लिखा बेटा, एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ T केल्विन। T केल्विन पे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा? तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। बताओ, अरे बोलो ना यार। तो यहां से बेटा I का वैल्यू कितना, 2 लिख दूं मैं? सर आपने I का वैल्यू 2 कैसे लिख दिया? अरे भाई ये 2 आयंस में डिसोसिएट हो रहा है ना यार, ये किस में डिसोसिएट हो रहा है बेटा, 2 आयंस में डिसोसिएट हो रहा है। हाँ भाई, अच्छा, नहीं 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 नहीं, नहीं। एक लफड़ा, एक लफड़ा, एक लफड़ा, एक गलती है, गलती है, गलती है, क्या गलती है चेक करो भैया। एक गलती है, N का वैल्यू तो 2 है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻2 है, I का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, I का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। सर अल्फा दिया है हमें, डायरेक्ट नहीं दे रखा लेकिन इनडायरेक्ट दे रखा है। आप याद करो इक्विलिब्रियम चैप्टर, आप याद करो इक्विलिब्रियम चैप्टर। जैसे मान लो ऐसे लिखते थे, HX गिव्स H प्लस प्लस X माइनस, यस, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C हुआ करती थी, ये 0 0। और अगर मान लो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो यहां लिखते थे C माइनस C अल्फा, ये होता था C अल्फा और ये भी होता था C अल्फा। आप लोग लिखते थे कि जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है उसका फॉर्मूला बनेगा C अल्फा के बराबर। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए भी कहा जाता था। मेरे हिसाब से ये फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन होगी C अल्फा। तो यही फॉर्मूला यहां लगाओ पहले भैया, H प्लस इज इक्वल टू C अल्फा, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मेरे पास 10⁻⁻2 है, और C का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻1 इंटू अल्फा। यहां से सॉल्व करोगे तो अल्फा का वैल्यू 0.1 मिलेगा। अल्फा निकाल सकते हो भाई, अल्फा निकाल सकते हो। और अगर अल्फा निकल गया तो I का वैल्यू निकालो। अब अल्फा निकलने के बाद I का वैल्यू निकालो, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, तो I हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0.1 प्लस n का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 0.1, I इज इक्वल टू 1.1। चेक कर लो, I का वैल्यू 1.1 मिल गया। अब हमारा काम आसान है, अब मैं ऑस्मोटिक प्रेशर निकालूंगा, पाई इज इक्वल टू I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। आई है मेरे पास कितना, 1.1, कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 इंटू आर टी, तो यहां से पाई का वैल्यू मिल जाएगा 0.11 आर टी, और यही मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा। इन टर्म्स ऑफ टी मुझे निकालना है ना, क्योंकि बोला गया ना इन टर्म्स ऑफ टी, है ना, एट टी केल्विन कितना होगा, है ना बेटा। टी केल्विन पे पूछा है तो टी की फॉर्म में आप सॉल्यूशन को रख सकते हो। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसको बच्चा मिस कर सकता है वो ये वाली है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा। ये वाली चीज आप मिस कर सकते हो भैया, यहां पर गड़बड़ हो जाएगी। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, एकदम जोरदार क्वेश्चन, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर था उस इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेट किया गया है इस वाले पार्ट को। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। बताइए आगे चलें फिर। हाँ जी, आओ फिर आगे आओ, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है, लिखता है फॉर ए 0.01 मोलर, 0.01 मोलर मतलब क्वेश्चन में बिड़ते ही सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है बेटा जी, कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.01 मोलर, और मोनोबेसिक एसिड है। मोनोबेसिक एसिड मतलब एक ही H प्लस दे सकता है, बोले तो N का वैल्यू 2 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो pK है वो कितना है, 4 है। pK कितना बेटा, 4 है। अच्छा अगर pK 4 है बेटा, pK क्या होता है सर, pK होता है माइनस लॉग ऑफ K, वो है 4 के बराबर, तो यहां से K का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 10⁻⁻4। यस, अच्छा I का वैल्यू हमसे पूछा है। देखो I निकालने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी अल्फा की,
भाई आई क्या होता है, आई इज इक्वल टू हो जाएगा ना 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। तो एन तो मुझे पता है, मोनोबेसिक एसिड है, मतलब 2 आयंस में टूटेगा, एन का वैल्यू 2 है। तो अगर मैं अल्फा निकाल लूं, तो काम बन जाएगा मेरा। बोलो, अरे बोलो ना। तो देखो अल्फा कैसे निकालें, अल्फा यहां से निकलेगा बेटा, याद करो इक्विलिब्रियम चैप्टर। इक्विलिब्रियम में के का फॉर्मूला हुआ करता था सी अल्फा स्क्वायर, है ना। तो यहां से अल्फा निकलता था अंडर रूट के बाय सी, और k का वैल्यू है 10 टू द पावर -4 और c का वैल्यू है 10 टू द पावर -2। तो ये मिलेगा अल्फा इज इक्वल टू 0.1। कह सकता हूं मैं ऐसा, 10 टू द पावर -2 उसका रूट करोगे 10 टू द पावर -1, अल्फा का वैल्यू 0.1 मिलेगा। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। i इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और यहां पर देखो बेटा 1 माइनस अल्फा की जगह 0.1 और n का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू 0.1, ठीक है। तो ये मिल जाएगा i इज इक्वल टू 1.1। खत्म। चेक कर लो, देखें i कितना मिल गया 1.1। यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इक्विलिब्रियम चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इक्विलिब्रियम को भी यहां पर रिलेट वो कर सकता है, और एक बढ़िया क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं फिर। ये वाला देखो, एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन, एकदम शानदार क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कभी ना कभी एडवांस में जरूर पूछा जाएगा। हो सकता है इस साल ही आ जाए, है ना, जब तुम पेपर दो तभी आ जाए, क्या पता। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखें बेटा, एक बार गौर से पढ़ो, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। पढ़ो, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। हाँ जी, पढ़िए जरा आप क्वेश्चन को, पढ़ो बेटा गौर से। अच्छे से पढ़ना, नहीं तो मिस कर दोगे। क्या कह रहा है, लिखता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर एक्वस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 0.0204 डिग्री सेल्सियस। और आगे कुछ और कह दिया इसने, 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -1.86 डिग्री सेल्सियस। Assuming molality equals to molarity, find the pH of CH3COOH solution. एसिटिक एसिड सॉल्यूशन की पीएच आपसे पूछी गई है, और एसिटिक एसिड की जो क्वेश्चन में कहा गया है, मोलैलिटी को मोलैरिटी के इक्वल मानो। मतलब मोलैलिटी 0.01 दे रखी है, मतलब मोलैरिटी भी कितनी होगी 0.01 मोलर होगी। अच्छा देखो, सारी बात ठीक है, सारी बात ठीक है, मान लिए। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी दे रखा है क्वेश्चन में, देखो डेल्टा टीएफ, एसिटिक एसिड का डेल्टा टीएफ क्वेश्चन में दे रखा है 0.0204, है ना, ये भी दे रखा है, बहुत ही अच्छी बात है। और इसकी मोलैलिटी भी दे रखी है, 0.01 मोलल दे रखा है। देखो फॉर्मूला आपको आता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, है भाई। क्या मैं यहां से आई का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, बोलो तो। क्या यहां से मैं आई का वैल्यू निकाल सकता हूं? सर नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि आपको के एफ नहीं पता सर, आपको के एफ नहीं पता सर, इस वजह से आप नहीं निकाल सकते। और के एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही आपको ये वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -1.86 डिग्री सेल्सियस। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो है यूरिया का -1.86 दे रखा है। तो यहां से बेटा डेल्टा टीएफ निकाल सकता हूं मैं। डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, टीएफ नोट माइनस टीएफ। आप टीएफ नोट 0 लिखोगे, डेल्टा टीएफ का वैल्यू होगा 1.86, है ना। और मोलैलिटी जो है यूरिया सॉल्यूशन की, मोलैलिटी जो है यूरिया की कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। तो यहां से देखो आप फॉर्मूला लिखोगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। ये यूरिया के लिए आप लिख रहे हो बेटा, यूरिया का आई कितना होता है, 1 होता है, और डेल्टा टीएफ 1.86 है, इज इक्वल टू 1 के एफ। और मोलैलिटी कितनी है, मोलैलिटी क्वेश्चन में 1 दे रखी है, मतलब जो के एफ का वैल्यू होगा वो आएगा 1.86। मेरी बात समझ में आ गई अब तुम्हें? तो के एफ निकालने के लिए ही ये वाली इंफॉर्मेशन दे रखी थी, ठीक है। तो ये वाला जो के एफ होगा उसको उठाओ और इस फॉर्मूले में डालो। अगर आप इस फॉर्मूले में डालोगे तो डेल्टा टी एफ हमारे पास है 0.0204 इज इक्वल टू आई इंटू के एफ का वैल्यू है 1.86, और मोलैलिटी है हमारे पास कितनी 10 टू द पावर -2, 0.01।
ठीक है, तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0204 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 0.01, है ना। तो ये मेरे हिसाब से देखो कुछ इस तरह से बन जाएगा 2.04 डिवाइडेड बाय 1.86, 2.04 डिवाइडेड बाय 1.86। ये वाली कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व कर लो। ये वाली कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व कर लो। 2.04 डिवाइडेड बाय 1.86, ठीक है ना। तो ये कितना मिल गया बेटा 1.09, तो इसको मैं 1.1 लिख दूं। 1.096 अप्रोक्सीमेट करके क्या लिख सकते हो, 1.1 लिख सकते हो ना बेटा। 1.96, तो 96 को यार 100 तो लिख ही सकते हो, है ना। तो इसको आपने लिख दिया 1.1। आई का वैल्यू कितना मिल गया बेटा मुझे, इनडायरेक्टली 1.1 मिल गया। मेरी बात समझ में आ रही। अब देखो मेरे पास अल्फा नहीं है, मेरे पास अल्फा नहीं है सर, तो अल्फा भी निकाल सकता हूं कैसे सर। एसिटिक एसिड जो होता है ना सर, एसिटिक एसिड ऐसे डिसोसिएट होता है सर CH3CO माइनस प्लस H प्लस में। सर इसके लिए n का वैल्यू 2 होता है, मानते हो आप लोग। अगर n का वैल्यू 2 है, I का फॉर्मूला लगाओ, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, यही होता है। और हमारे पास I है 1.1 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो यहां से मिल गया बेटा 0.1 इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया 0.1 मिल गया। बस यहीं से कहानी खत्म हो गई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले H प्लस का फॉर्मूला लिखवाया था C अल्फा, याद है। ये देखो इस वाले क्वेश्चन में, ये वाले क्वेश्चन में H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है C अल्फा। ये इंफॉर्मेशन काम में आएगी इस क्वेश्चन में भी। और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आप C अल्फा के इक्वल लिख दोगे बेटा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आपको मिल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कितनी मानोगे, क्वेश्चन में बोला है मोलैरिटी को मोलैरिटी के इक्वल मानो, और बेटा मोलैरिटी है 10⁻⁻2 और अल्फा है 0.1, तो यहां से H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन मिल गई 10⁻3। और अगर H प्लस 10⁻3 है तो बेटा जी pH का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। वही आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। देख रहे हो क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम जोरदार क्वेश्चन है, करके मजा आ जाएगा आपको। बताओ, सबसे पहले आपको यूरिया वाली जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये यूरिया वाली इंफॉर्मेशन से केएफ का वैल्यू निकालना है। केएफ का वैल्यू इसमें डालना है, आई निकालना है, आई से अल्फा निकालना है। और ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पीएच चाहिए। क्या चाहिए मुझे पीएच चाहिए। और मैं पीएच तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे पास सी अल्फा की वैल्यू होगी, क्योंकि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है सी अल्फा। तो मेरे पास सी तो है पहले से, अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के लिए आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, आई की वैल्यू के लिए केएफ निकालना पड़ेगा। तो उल्टा चलोगे तो कहानी समझ में आ जाएगी। और यहां से H प्लस निकला 10⁻⁻3, तो पीएच हो जाएगा 3। बस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। तो ये प्रीवियस के क्वेश्चंस थे कुछ जो मैंने आपको करवाए हैं। पीवाईक्यूज के साथ साथ बेटा कुछ क्वेश्चंस वो भी थे जो मैंने अपनी ओर से करवाए हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर से जो आपका रिलेट कर सकता है, इस वाले चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में ना, आई की वैल्यू के साथ कहानी वो रिलेट करके एक बढ़िया क्वेश्चन बना सकता है, जो हमने लास्ट वाले 2-3 क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप आज वाला जो सेशन है ये आपको समझ में आया होगा। कॉन्फिडेंस बूस्टर का इसने काम किया होगा आपके लिए, ठीक है। और आपको ये लगा होगा कि हाँ IIT JEE एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम बेटा पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।